तो आज हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री वाले पार्ट से। तो मॉडर्न हिस्ट्री वाले पार्ट में देखेंगे कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम स्टार्ट करेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया से। कब यूरोपियन इंडिया में आते हैं, तो सबसे पहले आते हैं पुर्तगीज़ के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडिया प्रिंस हेनरी जो था पुर्तगाल का, उसको क्या बोला जाता था, नेविगेटर भी बोला जाता। उसको पोप निकोलस फाइव ने 1454 में क्या दिया था, एक बुल दिया था। किस लिए? ताकि वो जाए और ईस्टर्न सोर्स को एक्सप्लोर करे। ठीक है, तो याद रखना कि किसको नेविगेटर बोला जाता है, प्रिंस हेनरी को नेविगेटर बोला जाता है। ठीक है, और इसी को बोला गया था, एक बुल दिया था पोप निकोलस फाइव ने 1454 में, बोला था कि जाओ और ईस्टर्न शोर्स को एक्सप्लोर करो। नेक्स्ट देखते हैं वास्को डिगामा। वास्को डिगामा जो हमारा फर्स्ट पोर्तुगीज़ बनता है, जो कि कालीकट के वेस्टर्न कोस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया में 20 मई 1498 को 20 मई 1498 को ये कालीकट के तट पे पहुंचता है। ठीक है, वहाँ पे उसको एक गुजराती पाइनियर था जो कि अब्दुल मजीद नाम था, उसके द्वारा हेल्प मिलता है और उसके बाद वो जमोरिन के कोर्ट में पहुँचता है, जहाँ पे जमोरिन उसको वेलकम करता है। ठीक है, तो याद रखना सबसे पहला हमारा पुर्तगीज़ कौन था जो आया था इंडिया, वास्को डिगामा। कब? 20 मई 1498 को, जिसको रास्ते में अब्दुल मजीद एक गुजराती पाइनियर था उसको हेल्प किया था और वो जमोरिन के कोर्ट में पहुँचा था। वास्को डिगामा जो है इंडिया में 3 बार विजिट करता है, 1498 में, 1501 में एंड 1524 में। तो याद रखना वास्को डिगामा कब कब इंडिया आता है, 3 बार आता है, 1498, 1501 और 1524 में। नेक्स्ट देखते हैं पेब्रो अल्वेज कैब्राल। कैब्राल के बारे में देखते हो। कैब्राल ने अपना इम्बार्क्ड ऑन वेज फॉर स्पाइसेस एंड स्टैब्लिश द फैक्ट्री इन कालीकट। तो कैब्राल जो है वो स्पाइसेस के लिए इंडिया आता है और कैब्राल जो है वो फर्स्ट टाइम अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करता है कालीकट में 1500 ईस्वी में। ठीक है, तो याद रखना कि फर्स्ट पुर्तगीज़ या फर्स्ट यूरोपियन जो इंडिया में अपनी कंपनी सेटअप करता है वो कैब्राल रहता है, जो कि कालीकट में 1500 में अपनी कंपनी सेट करता है। 1505 में इसके बाद आता है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा बनता है इंडिया का गवर्नर पुर्तगीज साइड से। ठीक है, और वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा क्या ट्राई करता है, वो एम करता है कि हम इंडियन ओशियन पे मास्टरी हासिल कर लें। और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा क्या इंप्लीमेंट करता है, ब्लू वाटर पॉलिसी। तो याद रखना कि अगर पूछ ले कि ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसको कार्टेज सिस्टम भी बोला जाता है, तो वो कौन इंप्लीमेंट किया था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा करा था। नेक्स्ट देखते हैं फ्रांसिस्को अल्फांसो डी अल्बुकर के बारे में। तो अल्मीडा जो है, जो कि 1505 में आता है, उसके बाद अल्बुकर्क आता है। ठीक है, जो कि गवर्नर बनता है और उसने परमिट सिस्टम फॉर शिप्स को इंट्रोड्यूस करता है। याद रखना कि ब्लू वाटर पॉलिसी तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने स्टार्ट करा और अल्बुकर्क को जो है वो परमिट सिस्टम, शिप के लिए परमिट सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करा और उसने गोवा को अक्वायर कर लिया। किसने? अल्बुकर्क ने गोवा को अक्वायर किया। किससे? सुल्ताना बीजापुर से इन 1510। याद रखना 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आया था और अल्बुकर्क जो है वो परमिट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया और गोवा को अक्वायर किया 1510 में। किससे? सुल्ताना बीजापुर से। ठीक है, और ये आ, और ये जो है गोवा जो हमारा वो फर्स्ट इंडियन टेरिटरी बनता है किसके अंदर? यूरोपियन के कंट्रोल में। ठीक है, अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद। तो याद रखना अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद अगर कोई यूरोपियन हमारे किसी भी इंडिया के टेरिटरी को अक्वायर करता है तो वो कौन सी टेरिटरी रहती है? गोवा रहती है, जिसको फ्रांसिस्को डी अल्बुकर ने अक्वायर किया था। किससे? सुल्ताना बीजापुर से 1510 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ये क्या इंट्रोड्यूस किया, एक नया क्रॉप इंट्रोड्यूस किया फ्रांसिस्को डी अल्बुकर, जिसमें टोबैको और कैश्यू और नट्स, ये नया क्रॉप जो है इंट्रोड्यूस किया और बेटर वैरायटी ऑफ कोकोनट की बेटर वैरायटी भी इंट्रोड्यूस करा। और इसने फ्रांसिस्को डी अल्बुकर ने सती अबॉलिश करने के लिए भी इनकरेज करा था और ये पुर्तगीज़ को बोला कि भाई लोकल के साथ मैरी करो, शादी करो और यहीं पे सेटल हो जाओ। नेक्स्ट देखते हैं नोबल पुर्तगीज़ पावर निनो द कुना। ठीक है, नोटेबल जो पुर्तगीज़ एम्पायर होते हैं उसमें एक आता है हमारा निनो द कुना। इसके पहले हमने किसके किसके बारे में देख लिया था, तो ये वास्को डिगामा के बारे में देख लिया, फिर हमने कैब्राल के बारे में देख लिया जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करा था, फिर फ्रांसिस्को डी अल्बुकर के बारे में देख लिया जिसने गोवा को अक्वायर करा था सुल्तान ऑफ बीजापुर से। नेक्स्ट आता है हमारा निनो द कुना। कुछ नोटेबल गवर्नर्स है, तो निनो द कुना उसमें एक इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में देखते हैं। तो उसने सैन थोम में पोर्टुगीज़ का सेटलमेंट स्टैब्लिश करता है। याद रखना कि निनो द कुना क्या करता है, सैन थोम में, मद्रास के करीब सैनथोम में और हुगली में, बंगाल के हुगली में और मद्रास के सैनथोम में, इन दो जगह पे क्या करता है, निनो द कुना पुर्तगीज़ का सेटलमेंट स्टैब्लिश करता है। ठीक है, और इसने बहादुर शाह जो कि गुजराती रूलर रहता है उसको असैसिनेट करता है। गुजराती रूलर बहादुर शाह को किसने मारा है, वो निनो द कुना ने मारा है और बेसिन और दीव पे कंट्रोल अपना
स्थापित तो जाहिर कर लेता है। तो याद रखना कि बहादुर शाह जो कि गुजरात का रूलर था उसको असैसिनेट करता है कौन, नीनो द कुन्हा, और बसीन और दीव पे अपना कंट्रोल जाहिर कर लेता है कब, 1534 में। और ये परमिशन टू स्टैब्लिश फैक्ट्री इन सतगांव एंड चिटगांव वाज ग्रांटेड बाय बंगाल रूलर गियासुद्दीन मोहम्मद शाह इन 1534। तो याद रखना जब ये बहादुर शाह को असैसिनेट करता है और बसीन और दीव पे अपना कंट्रोल जाहिर करता है, उसी टाइम पे 1534 में ही ये बंगाल के रूलर गियासुद्दीन मोहम्मद शाह से एक परमिशन ले लेता है कि हम सतगांव और चिटगांव को भी अपना फैक्ट्री स्टैब्लिश करेंगे। तो सतगांव और चिटगांव में भी अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करने का परमिशन ले लेता है किससे, गियासुद्दीन मोहम्मद शाह से 1534 में। फेमस ट्रैवलर्स और कॉलोनियल पावर्स देख लेते हैं। जब वास्को डी गामा आया तो वास्को डी गामा ने क्या फाउंड करा, इंडिया को फाउंड करा, ठीक है। कैप्टन कुक किसको फाउंड किया था, ये ऑस्ट्रेलिया को फाउंड किया था। तो याद रखना कैप्टन कुक जो है ऑस्ट्रेलिया को फाउंड करा था, कोलंबस अमेरिका को फाउंड करा था। हॉलैंड का जो तस्मानिया है, हॉलैंड का तस्मानिया एंड न्यूजीलैंड, ठीक है। हॉलैंड का तस्मानिया मतलब तस्मानिया और न्यूजीलैंड। पोर्तुगीज एडमिनिस्ट्रेशन और उसकी लेगेसी देख लेते हैं। तो पोर्तुगीज ने इम्प्लीमेंट करा था क्या, कार्टेज आर्माडा सिस्टम करा था, जो कि विच वॉज एक्सेप्टेड बाई अकबर ने उसको एक्सेप्ट भी करा था। किस चीज़ को, जो पुर्तगीज ने इम्प्लीमेंट करा था कार्टेज आर्माडा सिस्टम को। पोर्तुगीज ब्रॉट टू इंडिया, पोर्तुगीज ने इंडिया में क्या क्या लेके आए, तो टोबैको, रेड चिली, पोटैटो, टोमेटो, शिप बिल्डिंग, प्रिंटिंग प्रेस, गैथोलिक आर्किटेक्चर, ये किसका देन है, ये हमारे इंडिया में पुर्तगीज़ का देन है। तो याद रखना कि पुर्तगीज़ ने ही इंडिया में टोबैको, रेड चिली, पोटैटो, टोमेटो, शिप बिल्डिंग की टेक्निक्स और प्रिंटिंग प्रेस जैसी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करा था। 1632 में शाहजहाँ ड्रोव आउट द पोर्तुगीज़ फ्रॉम हुगली। तो याद रखना 1632 में शाहजहाँ जो था वो पुर्तगीज़ को हुगली से भगा देता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे वो पायरेसी या छीन और चोरी चमारी करते रहते हैं वहाँ पे, ठीक है। 1661 में पोर्तुगीज़ की प्रिंसेस कैथरीन ने मैरी करा किससे, ब्रिटिश के प्रिंस चार्ल्स टू से। तो याद रखना 1661 में पोर्तुगीज़ की प्रिंसेस जो थी कैथरीन, वो मैरी करते किससे, ब्रिटिश के प्रिंस चार्ल्स टू से, और मुंबई जो है वो डाउरी में मिलता है। तो याद रखना कि कैथरीन जो थी वो पुर्तगीज़ थी और चार्ल्स टू जो था वो ब्रिटिश था। कैथरीन की शादी होती है ब्रिटिश प्रिंस चार्ल्स टू से, और मुंबई जो है वो डाउरी में मिलता है। 1668 में क्या होता है, मुंबई जो है ब्रिटिश कंपनी को दे दिया जाता है एनुअल पेमेंट ऑफ 10 पाउंड्स पे, ठीक है। जब ब्रिटिश कंपनी इस्टेब्लिश हो जाती है तो उस टाइम पे 1668 में मुंबई को ये चार्ल्स टू क्या करता है कि ब्रिटिश कंपनी को दे देता है 10 पाउंड के एनुअल रेंट पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कासिम बाजार फैक्ट्री चीफ जॉब चार्नोक चूज सुतानोती इंस्टीड ऑफ गुगली एज द बिजनेस सेंटर, दिस लेड टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कलकत्ता। तो याद रखना कासिम बाजार फैक्ट्री का जो चीफ था, कासिम बाजार फैक्ट्री का जो चीफ था कौन था, वो जॉब चार्नोक था। वो सुतानोती को अपना बिजनेस सेंटर चूज करता है हुगली के बजाय वो किसको चूज करता है, सुतानोती को चूज करता है। और यहीं से क्या होता है, कलकत्ता का एस्टैब्लिशमेंट होता है। फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया 1688 में स्टार्ट हुआ, कहाँ पे, मद्रास में। तो याद रखना कि इंडिया का पहला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, मद्रास में। और कब स्टार्ट हुआ था, 1688 में। फिर यहाँ पे पुर्तगीज़ की कहानी खत्म होती है। अभी देखते हैं डच के बारे में। तो कोलियन डी हॉटमैन आता है। हॉटमैन जो है, याद रखना कि हॉटमैन जो है फर्स्ट डच होता है जो कि सुमात्रा एंड बैटमैन पहुंचता है कब, 1596 में। कौन रहता है फर्स्ट डच जो कि सुमात्रा और बैंथम पहुंचता है, तो हॉटमैन रहता है, ठीक है। डच फाउंडेड देयर फर्स्ट फैक्ट्री मसूलीपट्टनम। याद रखना अगर पूछ दे कि डच ने अपना पहला कंपनी कहाँ पे लगाया था, तो मसूलीपट्टनम में 1605 में लगाया था, ठीक है। डच फैक्ट्री वेयर सेटअप एट सूरत। उसके बाद डच की फैक्ट्री कहाँ पे सेटअप हुई, सबसे पहला 1605 में तो ये लोग मसूलीपट्टनम में लगाते हैं। उसके बाद उनकी फैक्ट्री 1616 में सूरत में सेटअप होती है, ठीक है। भीमलीपट्टनम में 1641 में, कराईकल में 1645 में, चिनसुरा में 1653 में, ठीक है। बारानगर, कासिम बाजार, बालासोर, पटना, है ना, नागपट्टनम और कोचीन, इन सारे जगह पे भी किसकी, डच की कंपनी लगाई जाती है। और याद रखना कि बिहार में अगर कोई सबसे पहला जो यूरोपियन रहता है अपनी कंपनी लगाता है तो वो डच ही होते हैं। पुर्तगीज़ बिहार में कहीं पे भी अपनी कंपनी नहीं लगाए होते हैं, डच ही होते हैं जो पटना में अपनी कंपनी लगाते हैं, ठीक है। इतनी बातें ध्यान रखना डच के बारे में। डच जो है मोनोपोलाइज ट्रेड इन ब्लैक पेपर एंड स्पाइसेस। डच जो होते हैं वो अपना ब्लैक पेपर में और स्पाइसेस के ट्रेड में मोनोपोली
जाहिर कर लेते हैं। एंड वे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन सिल्क, कॉटन, इंडिगो, राइस एंड ओपियम। वो ये लोग ब्लैक पेपर और स्पाइसेस में तो अपना मोनोपोली स्थापित कर ही लेते हैं, बल्कि उसके बाद भी ये लोग सिल्क, कॉटन, इंडिगो, राइस और ओपियम में भी इंटरेस्टेड रहते हैं। डच एक फोर्ट बनाते हैं, कौन सा फोर्ट? गुस्ताउस। कहाँ पे? चिंसुरा में। तो याद रखना कि अगर पूछ ले कि चिंसुरा में फोर्ट गुस्ताउस किसने बनाया था, तो वो डच ने बनाया था। ठीक है। श्रीरामपुर वॉज द मेन सेंटर ऑफ डेनिस। डेनिस का मेन सेंटर कौन था? श्रीरामपुर था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इंग्लिश आते हैं। ठीक है। इंग्लिश, क्वीन एलिजाबेथ वन गेव अ फॉर्मल चार्टर टू द लंदन मर्चेंट फॉर ईस्ट इंडियन इंडीज ट्रेड। क्वीन एलिजाबेथ वन जो होती है वो चार्टर देती है लंदन के मर्चेंट्स को कि भाई जाओ ईस्ट इंडिया में ट्रेड करो। फिर कैप्टन हॉकिंस जो होता है वो जहांगीर के कोर्ट में पहुंचता है 1609 में। ठीक है। याद रखना कि पहला इंग्लिश जो कि मुगल के दरबार में आया था वो था कैप्टन हॉकिंस, जो कि जहांगीर के दरबार में 1609 में आता है और बोलता है कि मुझे फैक्ट्री और ट्रेड कंसेशन दो। ठीक है। फिर 1611 में क्या होता है कि इंग्लिश जो होते हैं वो मसूलीपट्टनम में अपनी एक फैक्ट्री लगाते हैं। ठीक है। ट्रेडिंग एट मसूलीपट्टनम एंड इस्टेब्लिश अ फैक्ट्री। मसूलीपट्टनम में एक अपनी फैक्ट्री लगा के ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं। कब? 1611 में। फिर उसके बाद 1612 में बहुत इंपॉर्टेंट बैटल होती है। कौन सी? बैटल ऑफ सॉले। बैटल ऑफ सॉले में क्या होता है? कैप्टन थॉमस बेस्ट जो रहता है वो पुर्तगीज़ को हरा देता है। याद रखना कि अगर पूछे कि कौन सा ब्रिटिश है जो कि बैटल ऑफ सॉले में पुर्तगीज़ को हराता है, तो वो कैप्टन थॉमस बेस्ट रहता है। बैटल ऑफ सॉले में पुर्तगीज़ को हराता है, कब होता है? 1612 में। ठीक है। कौन रहता है? थॉमस बेस्ट। याद रखना इसके नाम में ही बेस्ट है, तो ये बेस्ट तरीके से हराता है किसको? पुर्तगीज़ को। किसमें? बैटल ऑफ सॉले में। फिर सर थॉमस रो जो होता है वो एक प्रिविलेज सिक्योर कर लेता है कि हाँ भाई इंग्लिश फैक्ट्री हम आगरा, अहमदाबाद और बड़ौच में लगाएंगे। ठीक है। थॉमस रो आता है 1615 से लेकर 1619 में। थॉमस बेस्ट जो है वो तो हरा देता है पुर्तगीज़ को बैटल ऑफ सॉले में। फिर थॉमस रोज जो आता है वो अपनी कंपनी लगाने का प्रिविलेज सिक्योर कर लेता है। कहाँ कहाँ पे? आगरा पे, अहमदाबाद में और बड़ौच में। कब? 1615 से 1619 तक। 1639 में क्या होता है कि रूलर ऑफ चंद्रगिरी अलाउड द इंग्लिश टू बिल्ड अ फोर्टिफाइड फैक्ट्री एट मद्रास। जो चंद्रगिरी का राजा होता है वो क्या बोलता है कि इंग्लिश को एक इंग्लैंड के जो इंग्लिश पीपल्स होते हैं उनको फोर्टिफाइड फैक्ट्री बनाने का इजाज़त दे देता है। कहाँ पे? मद्रास में। और उसके बाद कहाँ पे? फोर्ट सेंट जॉर्ज में। ठीक है। तो याद रखना कि अगर पूछ ले कि फोर्टिफाइड फैक्ट्री मद्रास में बनाने के लिए कौन अलाउ करता है, तो रूलर ऑफ चंद्रगिरी रहता है। वो फोर्टिफाइड फैक्ट्री लगाने के लिए मद्रास में अलाउ कर देता है और बाद में सेंट जॉर्ज में भी फैक्ट्री लगाते हैं। कौन? ये इंग्लिश लोग। फिर आते हैं डेनिस, जो डेनमार्क से आते हैं। तो डेनिस लोग क्या करते हैं? डेनिस की ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1616 में फाउंड होती है। ठीक है। तो याद रखना अगर पूछे कि डेनिस की अपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है कब फाउंड होती है, वो लोग इस्टेब्लिश करते हैं 1616 में अपनी कंपनी। फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे लगाते हैं? त्रावणकोर बार। कहाँ पे? तंजौर 1620 में। ठीक है। तो याद रखना डेनिस अपनी पहली फैक्ट्री त्रावणकोर बार और तंजौर में लगाते हैं। ठीक है। सेरामपुर नियर कलकत्ता वॉज द मेन सेटलमेंट, मोर फोकस इन मशीनरी एक्टिविटीज़। तो जो सेरामपुर नियर कलकत्ता जो रहता है इनका मेन सेटलमेंट रहता है डेंस का, और इनका मेन जो फोकस रहता है वो मशीनरी एक्टिविटीज़ पे रहता है। नेक्स्ट इसके बाद फ्रेंच आते हैं। तो फ्रेंच क्या करते हैं? ये लास्ट यूरोपियन होते हैं इंडिया आने वाले। तो अगर ऑर्डर पूछे तो उसमें फ्रेंच को हमेशा लास्ट में डालना, क्योंकि फ्रेंच जो होते हैं वो लास्ट यूरोपियन होते हैं जो कि इंडिया आते हैं ट्रेड के लिए। ठीक है। फिर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, जिसका नाम रहता है कंपनी डेस इंडीज़ ओरिएंटल्स, वो इस्टेब्लिश किसके द्वारा की जाती है? मिनिस्टर कोलबर्ट के द्वारा। कब इस्टेब्लिश की जाती है? 1664 में। ठीक है। ड्यूरिंग लुइस 15 रेन। तो याद रखना लुइस 15 के रेन में जो फ्रेंच होते हैं वो अपनी पहली कंपनी लगाते हैं 1664 में। किसके द्वारा? कोलबर्ट के द्वारा। कोलबर्ट जो होता है वो फ्रेंच का बंदा रहता है। ठीक है। फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री जो होती है ये फ्रांसिस्को कैरन एट सूरत 1664 में लगती है। फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री जो है इंडिया में किसके द्वारा लगती है? फ्रैंकोइस कैरन के द्वारा। कहाँ पे? सूरत में 1667 में लगती है। उसके बाद एक लोग मसूलीपट्टनम में 1669 में लगाते हैं। इंपॉर्टेंट फ्रेंच सेंटर कौन कौन से रहते हैं? माहे रहता है, कारिकल रहता है, बालासोर रहता है, चंद्रनागौर रहता है और पौंडीचेरी रहता है। ये फ्रेंच का इंपॉर्टेंट जो है वो सेंटर्स रहते हैं। फिर देखते हैं कार्नाटिक वॉर, एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल जो स्टार्ट होता है सुप्रीमेसी के लिए। इंग्लिश और फ्रेंच में कौन सुप्रीम है, उसका जो सुप्रीमेसी वॉर स्टार्ट होता है जो कि कार्नाटिक वॉर होता है। तो फर्स्ट कार्नाटिक वॉर होता है 1740 से लेकर 1748 तक।
इसमें क्या होता है, ये एक एक्सटेंशन होता है एंग्लो फ्रेंच वॉर का, जो कि यूरोप में चल रहा होता है। एक ऑस्ट्रिया वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा होता है यूरोप में, उसी का एक्सटेंशन जो है वो हमें इंडिया में देखने को मिलता है, जिसमें इंग्लैंड और फ्रेंच के लोग लड़ रहे होते हैं। 1748 में ट्रीटी ऑफ एक्सला-शैपल के थ्रू ये के कंक्लूड होती है, ठीक है। तो याद रखना कि फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में कौन सी ट्रीटी होती है, एक्सला-शैपल। एक्सला-शैपल ट्रीटी कब होती है, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर के टाइम पे होती है, जो कि लड़ा गया होता है 1740 से 1748 तक। सेकेंड कार्नेटिक वॉर जो होता है वो 1749 से 1754 तक होता है। तो याद रखना 1748 तक फर्स्ट वॉर ख़त्म हो गया, फिर 49 से 54 तक सेकेंड कार्नेटिक वॉर चलता है। इसमें क्या क्या होता है इसमें देखते हैं। कॉज्ड बाई सक्सेशन स्ट्रगल आफ्टर निज़ामुल मुल्क डेथ। तो ये निज़ामुल मुल्क का जब डेथ होता है उसके बाद जो सक्सेशन के लिए स्ट्रगल होता है उसके वजह से सेकेंड कार्नेटिक वॉर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, फ्रेंच जो है मुजफ्फर जंग और चंदन साहिब को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और इंग्लिश जो है नासिर जंग और अनवरुद्दीन को सपोर्ट करते हैं। तो याद रखना सेकेंड कार्नेटिक वार में फ्रेंच जो है वो मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब को सपोर्ट करता है, और इंग्लिश जो है वो नासिर जंग और अनवरुद्दीन को सपोर्ट करते हैं। ये दोनों फैक्ट याद रखना कि सेकेंड कार्नेटिक वार में फ्रेंच जो है मुजफ्फर जंग को और चंदा साहिब को सपोर्ट करते हैं, और इंग्लिश जो है नासिर जंग और अनवरुद्दीन को सपोर्ट करते हैं। और इसमें जो है सेकेंड कार्नेटिक वार में क्या होती है, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी होती है, ठीक है। फर्स्ट वाले में क्या हुआ था, एक्सला-शैपल की ट्रीटी हुई थी जो फर्स्ट कार्नेटिक वार था। सेकंड कार्नेटिक वार में ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी होता है 1754 में, जबकि 1754 में ही ये ख़त्म होता है सेकंड कार्नेटिक वार। और यहाँ पे मोहम्मद अली खान वजाज को कर्नाटक का नवाब जो है रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। तो याद रखना कि ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी में क्या होता है कि मोहम्मद अली खान वलाजा को क्या रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, ये नवाब ऑफ कर्नाटक जो है इसको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, और 1754 में सेकेंड कर्नाटिक वार ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो है थर्ड कर्नाटिक वार का टाइम आता है। तो थर्ड कर्नाटिक वार होता कब है, तो ये स्टार्टेड ड्यूरिंग 7 ईयर्स वॉर इन यूरोप। यूरोप में जो 7 ईयर्स वॉर चल रहा होता है इसी के साथ ये स्टार्ट होता है, ठीक है। और जो थर्ड कर्नाटिक वार का जो सबसे फेमस बैटल है वो कौन सा, बैटल ऑफ बंडीवास। बैटल ऑफ बंडीवास होता है, ठीक है। ये बैटल ऑफ बंडीवास सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका ईयर भी पूछता है कि बैटल ऑफ बंडीवास कब हुआ था, 1760 में हुआ था। यही एक डिसाइसिव बैटल होता है जो कि इंग्लिश जीत जाते हैं, ठीक है। इंग्लैंड के लोग जो है ये बंडीवास में जीत जाते हैं और फ्रेंच लोग हार जाते हैं। इसमें क्या होता है, जनरल आयर कूट जो होता है रूटेड द फ्रेंच अंडर थॉमस आर्थर डे लैली, ठीक है। तो याद रखना कि थर्ड कर्नाटिक वार में जो बैटल ऑफ बंडीवास होता है उसमें इंग्लिश के साइड से आयर कूट रहता है। आयर कूट ने थॉमस आर्थर डी लैली को कूट कूट के एकदम लाल कर देता है। तो याद रखना कि अगर पूछे कि बैटल ऑफ बंडीवास में इंग्लिश के साइड से कौन रहता है और फ्रेंच के साइड से कौन रहता है, तो इंग्लिश के साइड से आयर कूट रहता है। क्यों, क्योंकि इसको कूटना होता है, और किसको कूटता है, थॉमस आर्थर डी लैली को कूट कूट के इसको लाल कर देता है, ठीक है। फिर इसमें होती है थर्ड कर्नाटिक वार में ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है 1763 में। तो याद रखना कि फर्स्ट कर्नाटिक वार में कौन सी ट्रीटी हुई थी, एक्सला-शैपल। सेकेंड कर्नाटिक वार में ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी हुआ था, और थर्ड कर्नाटिक वार में ट्रीटी ऑफ पेरिस होता है, जिसमें क्या होता है, थर्ड कर्नाटिक वॉर का जो पेरिस ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है 1763 में, इसका आउटकम क्या निकलता है कि फ्रेंच फैक्ट्री रीस्टोर्ड बट फ्रेंच पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंडेड। तो फ्रेंच की जहाँ भी फैक्ट्री रहती है वो तो रिस्टोर कर लेते हैं, उनको मिल जाती है, लेकिन फ्रेंच का जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है यहीं पे ख़त्म होता है। तो याद रखना कि फ्रेंच का ऑफिशियली इन्फ्लुएंस कब ख़त्म हुआ था, थर्ड कर्नाटिक वॉर में, जो बैटल ऑफ बंडीवास 1760 में होता वहाँ से हुआ था। फिर देखते हैं एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। इसके बाद जो ब्रिटिश लोग होते हैं वो अपना एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन करने लगते हैं। तो 1760 में क्या होता है, बैटल ऑफ बंडीवास में ये लोग हरा देते हैं किसको, फ्रेंच को। फिर बैटल ऑफ प्लासी होता है। बैटल ऑफ प्लासी कब होता है, 1757 में। तो याद रखना कि बैटल ऑफ प्लासी जो होता है वो बैटल ऑफ बंडीवास से पहले होता है 3 साल, ठीक है। ये कब होता है, 1757 को होता है। इसमें ब्लैक होल ट्रेजरी, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो ब्लैक होल ट्रेजरी होता है जिससे ब्रिटिश नवाब सिराजुद्दौला इंक्रीज ब्लैक होल ट्रेजरी से क्या होता है, ब्रिटिश में और नवाब सिराजुद्दौला के टेंशन बढ़ जाते हैं। इसमें कंसिडर किया जाता है कि ब्लैक होल ट्रेजरी में एक जो है ये हुआ कब था, नहीं ये तो बैटल ऑफ प्लासी के उस पे हो रहा है। लेकिन ब्लैक होल ट्रेजरी जो है वो बंगाल में किसी एक रूम में बंद कर दिया था सिराजुद्दौला ब्रिटिश को, और उसमें काफ़ी लोग मारे गए थे सफोकेशन की वजह से, ठीक है। तो जब ब्लैक होल ट्रेजरी होती है
तो वो वहीं से ब्रिटिश और नवाब सिराजुद्दौला में टेंशन बढ़ने लगता है, ठीक है। फिर उसके बाद 23 जून 1757 को क्या होता है, बैटल ऑफ प्लासी होता है, जिसमें कहाँ पे होता है, वेस्ट बंगाल में होता है और भागीरथी रिवर के किनारे होता है। तो याद रखना कि बैटल ऑफ प्लासी कहाँ पे होता है, भागीरथी नदी के किनारे होता है। ये किसके किसके बीच में लड़ा जाता है, तो रॉबर्ट क्लाइव में और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा जाता है, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव के साथ साथ कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव के साथ जो थे मीर जाफ़र और राय दौलत राय और यार लतीफ़, ये बेसिकली इंडियन थे जो यूरोपियन का साथ दे रहे थे, ठीक है। मीर जाफ़र जो था वो यूरोपियन का साथ दे रहा था, राय दुर्लभ भी दे रहे थे और यार लतीफ़ भी दे रहे थे। तो याद रखना बैटल ऑफ प्लासी जो था वो रॉबर्ट क्लाइव, जो ब्रिटिश के साइड से लड़ रहा था वो रॉबर्ट क्लाइव था, और जो इंडिया के साइड से था वो था सिराजुद्दौला, ठीक है। तो सिराजुद्दौला उस टाइम पे क्या था, नवाब ऑफ बंगाल था। वो लड़ता है किसके साइड से, वो किसके अगेंस्ट में, रॉबर्ट क्लाइव के। और रॉबर्ट क्लाइव का हेल्प कौन करता है, मीर जाफ़र हेल्प करता है, राय दुर्लभ करते हैं और यार लतीफ़ करते हैं। सिराजुद्दौला की आर्मी को कौन लीड करता है, मीर मदन लीड करता है, जो कि बैटल में मारा जाता है। तो याद रखना कि अगर पूछे कि बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला के आर्मी को कौन लीड कर रहा था, तो मीर मदन लीड कर रहा था, ठीक है। मीर मदन लीड कर रहा था सिराजुद्दौला के आर्मी को, जो कि बैटल के दौरान मारा जाता है। सिराजुद्दौला जो है वो बैटल ऑफ प्लासी में हार जाता है और वो कहाँ भाग जाता है, मुर्शिदाबाद भाग जाता है, ठीक है। तो अगर पूछे कि बैटल ऑफ प्लासी में हारने के बाद सिराजुद्दौला कहाँ भागता है, तो मुर्शिदाबाद भाग जाता है, ठीक है। फर्स्ट डिसाइसिव सक्सेस मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल। ये जो बैटल ऑफ प्लासी जो है ये कंसिडर किया जाता है कि पहला सक्सेसिव मार्किंग है किसका, ब्रिटिश रूल स्टार्ट होने का। और यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। अगर पूछे कि फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया किसको माना जाता है, तो रॉबर्ट क्लाइव को। क्यों, क्योंकि यही जो है ब्रिटिश के साइड से लड़ा था बैटल ऑफ प्लासी, जो कि एक डिसाइसिव बैटल बनती है जिससे ब्रिटिश का जो मार्क है वो इंडिया में स्ट्रांग होता है। और उस रॉबर्ट क्लाइव जो है वो लड़ता है किसके साइड, ब्रिटिश साइड से, और सिराजुद्दौला को हराता है, ठीक है। और रॉबर्ट क्लाइव को कौन कौन हेल्प किया होता है, मीर जाफ़र, राय दुर्लभ और यार लतीफ़ हेल्प किए होते हैं, ठीक है। विलियम पिट्स कॉल्ड हिम कमांडर बॉर्न फ्रॉम हेवन। तो याद रखना कि किसको बोला जाता है कि ये कमांडर बॉर्न फ्रॉम हेवन। अगर पूछ दे कि कमांडर बॉर्न फ्रॉम हेवन किसको बोला जाता है, तो रॉबर्ट क्लाइव को बोला जाता है। और ये कौन बोला था इनको, तो विलियम पिट साहब ने बोला था। मीर कासिम शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। याद रखना मीर कासिम जो है ये मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी कैपिटल शिफ्ट करता है। रॉबर्ट क्लाइव फोर्स्ड अलायंस विथ मीर जाफ़र, जगत सेठ एंड अदर। फिर ये मीर जाफ़र जो है वो हेल्प किया था बैटल ऑफ प्लासी में किसका, रॉबर्ट क्लाइव का। तो इसलिए रॉबर्ट क्लाइव जो है अपना अलायंस बनाता है किसके साथ, मीर जाफ़र के साथ, जगत सेठ के साथ और बाकी लोगों के साथ। फिर मीर जाफ़र जो है वो नवाब बनता है, मीर जाफ़र नवाब बनता है और क्या करता है, गिविंग इंग्लिश जमींदारी ऑफ 24 परगना एंड मनी। और ये मीर जाफ़र को बंगाल नवाब बनाते हैं और ये इंग्लिश को 24 परगना की ज़मींदारी दे देता है और कुछ पैसा देता है, ठीक है। ब्रिटिश रेसिडेंट एट नवाब्स कोर्ट कलकत्ता रिकॉग्नाइज। तो ब्रिटिश का जो रेसिडेंट है वो नवाब के कोर्ट में हो जाता है और कलकत्ता जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाता है यहाँ पे। फिर बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो मेन होता है वो होता है आपका बैटल ऑफ बक्सर, जो कि होता है 1764 में। तो मिसयूज ऑफ दस्तक लेड टू नवाब टेंशन। तो ये अगर पूछे कि बैटल ऑफ बक्सर का जो है वो ग्राउंड कौन सेट करता है, तो इसमें जो इनको इंग्लिश को ट्रेड का परमिशन देने के लिए दस्तक इशू किया गया था, जिसको ये लोग बहुत ही मिसयूज़ करते हैं, जिसके वजह से नवाब के बीच में और इंग्लिश के बीच में टेंशन बढ़ जाता है, ठीक है। इसके वजह से क्या होता है, बैटल ऑफ बक्सर होता है। तो बैटल ऑफ बक्सर में हेक्टर मुनरो रहता है जो कि इंग्लिश के साइड से लीड करता है, और मीर कासिम और सुजाउद्दौला और उसके एक साथ और रहता है शाह आलम टू, ठीक है। तो याद रखना कि जो बैटल ऑफ बक्सर होता है वो उसमें इंग्लिश के साइड से हेक्टर मुनरो लीड करता है और मीर कासिम और उसके अलाई कौन कौन रहते हैं, अलाई उसके रहते हैं शाह आलम टू और सुजाउद्दौला, ठीक है। सिराजुद्दौला तो यहाँ पे था बैटल ऑफ प्लासी में, लेकिन यहाँ पे बैटल ऑफ बक्सर में कौन कौन होता है, मीर कासिम रहता है, सुजाउद्दौला और शाह आलम टू, ये तीन लोग रहते हैं जो अलाई जो कि लड़ते हैं इंग्लिश से। और इंग्लिश के साइड से कौन लीड करता है, हेक्टर मुनरो लीड करता है। और उसमें भी इंग्लिश की विक्ट्री होती है, हेक्टर मुनरो जो है वो तीन लोगों की अलाई को हरा देता है। उसके बाद क्या होता है, बैटल ऑफ बक्सर में हेक्टर मुनरो जब जीत जाता है उसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होती है, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव विथ नवाब ऑफ
अवध एंड शाह आलम टू। ये जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद किसके साथ साइन होती है? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो है रॉबर्ट क्लाइव के साथ और नवाब ऑफ अवध और शाह आलम टू के साथ साइन होती है। फर्स्ट ट्रीटी जो होती है 12 अगस्त 1765 को होती है, किसके साथ? क्लाइव और मुगल एम्परर शाह आलम टू। ठीक है, तो इसमें दो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होता है। एक तो रॉबर्ट क्लाइव जो साइन करता है नवाब ऑफ अवध और शाह आलम टू के साथ, और दूसरी जो होती है जिसमें क्लाइव जो है मुगल एम्परर शाह आलम टू के साथ साइन करता है। इसमें इसका वर्डिक्ट क्या होता है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी राइट इंग्लिश को परमानेंटली मिल जाता है कंपनी को। ठीक है, सेकेंड ट्रीटी जो होती है, फर्स्ट ट्रीटी जो होती है इलाहाबाद की, वो क्लाइव और मुगल एम्परर शाह आलम टू के बीच में होती है। सेकेंड ट्रीटी जो होती है, फर्स्ट ट्रीटी 12 अगस्त 1765 को होती है, सेकेंड ट्रीटी 16 अगस्त 75 के बीच होती है। ये होती है क्लाइव और शुजाउद्दौला ऑफ अवध। ठीक है, शुजाउद्दौला जो होता है वो अवध का नवाब होता है। तो याद रखना कि मुगल एम्परर शाह आलम टू के साथ तो 12 अगस्त 1765 को होता है, जिसके वजह से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की नवाबी दीवानी मिल जाती है परमानेंटली। सेकेंड ट्रीटी जो होती है 16 अगस्त 1765 को होती है, ये किसके बाद? ये क्लाइव के साथ और शुजाउद्दौला ऑफ अवध के साथ ठीक होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? द डिस्ट्रिक्ट ऑफ इलाहाबाद एंड कारा वॉज गिवन टू मुगल एम्परर शाह आलम टू। इसमें क्या होता है? जो इलाहाबाद की डिस्ट्रिक्ट होती है और कारा की जो डिस्ट्रिक्ट होती है वो शाह आलम टू को दे दी जाती है, और शाह आलम टू जो वो अग्री करता है कि हाँ हम इलाहाबाद में रहेंगे, और इंग्लिश को दीवानी दे देता है किसका? बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। उसके बाद ड्यूअल गवर्नमेंट का इस्टेब्लिशमेंट होता है। ठीक है, 1765 से 1772 तक ड्यूअल गवर्नमेंट रहती है। ठीक है, और अगर पूछे कि ड्यूअल गवर्नमेंट का मतलब क्या है, तो ड्यूअल गवर्नमेंट का मतलब कि कंपनी भी रूल करेगी और नवाब भी रूल करेंगे। ठीक है, और ये बैटल ऑफ बक्सर जब ख़त्म होता है उसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होती है, दो ट्रीटी होती है, उसके बाद जो है ड्यूअल गवर्नमेंट स्टार्ट होता है। अगर पूछ ले कि ड्यूअल गवर्नमेंट कौन इंट्रोड्यूस करता है इंडिया में, तो रॉबर्ट क्लाइव इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, ड्यूअल गवर्नमेंट का जन्मदाता कौन है? रॉबर्ट क्लाइव है। इसका मतलब क्या है? कंपनी भी रूल करेगी, नवाब भी रूल करेगा। ठीक है, कंपनी हैड निजामत है दीवानी राइट। कंपनी के पास कौन सी राइट रहती है? निजामत और दीवानी राइट रहती है। फिर 1772 में ये ड्यूअल गवर्नमेंट जो होता है उसमें बहुत सारा लूट खसोट और बहुत सारा करप्शन हो जाता है। इसके वजह से वारेन हेस्टिंग जो आता है वो ड्यूअल गवर्नमेंट को ख़त्म कर देता है। तो याद रखना, अगर पूछे कि ड्यूअल गवर्नमेंट को एबॉलिश करने वाला कौन सा गवर्नर था, तो वो था आपका वारेन हेस्टिंग। फिर उसके बाद आता है एंग्लो मैसूर वॉर। ठीक है, एंग्लो मैसूर वॉर, तो याद रखना कि यहाँ तक तो बक्सर बैटर ऑफ बक्सर वगैरह करके अपना स्थापित जाहिर कर लिए हैं। ठीक है, ड्यूअल गवर्नमेंट वगैरह सेटअप कर दिए हैं। फिर आता है आपका एंग्लो मैसूर वॉर, जो मैसूर के साथ जो इंग्लैंड के लोग रहते हैं इंग्लिश, उनका वॉर होता है। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कब होता है? 1767 से 1769 तक। तो याद रखना, फर्स्ट जो एंग्लो मैसूर वॉर होता है उसमें वो कब होता है? 67 से 69 तक होता है, जिसमें हैदर अली जो होता है वो अटैक करता है मद्रास पे। ठीक है, और मद्रास पे अटैक करता है, और जो फर्स्ट जो है एंग्लो मैसूर वॉर होता है उसमें कौन सी ट्रीटी साइन होती है? ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन होती है। तो याद रखना कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में कौन सी ट्रीटी साइन होती है? ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन होती है। नेक्स्ट होता है हमारा सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। इसमें क्या होता है? हैदर अलाइड विथ मराठास निज़ाम कैप्चर्ड आरकॉट। तो इसमें क्या करता है? हैदर अली जो होता है वो मराठा और निज़ाम के साथ मिलके आरकॉट को कैप्चर कर लेता है। ठीक है, जिसमें इंग्लिश को डिफीट कर देता है, जबकि लेकिन वो 1782 को मर जाता है। ठीक है, फिर टीपू सुल्तान जो है वो कंटिन्यू करता है और ये एंड होता है 1784 में। तो याद रखना, सेकेंड मैसूर वॉर में, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान हैदर अली की डेथ हो जाती है, और सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में ही हैदर अली ने मराठास और निज़ाम के साथ मिलकर आरकॉट को कैप्चर करता है और इंग्लिश को डिफीट कर देता है, लेकिन 1782 में मर जाता है। और उसके बाद टीपू सुल्तान जो है उसका बेटा जो होता है वो कंटिन्यू करता है, और 1784 में क्या होता है? सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर एंड होता है। फिर आता है आपका थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। तो इसमें क्या होता है कि ये डिस्प्यूट विथ टीपू एंड त्रावणकोर। इसमें क्या होता है कि टीपू और त्रावणकोर के साथ डिस्प्यूट होता है। इंग्लिश जो होते हैं वो सेरिंगपट्टनम पे अटैक कर देते हैं और टीपू जो होता है वो सरेंडर कर देता है। ठीक है, तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू जो है वो सरेंडर कर देता है। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में क्या होता है? टीपू डिक्लेयर करता है खुद को सुल्तान, और सेरिंगपट्टनम में उसकी डेथ हो जाती है। वेलेजरी वरीड ऑफ फ्रेंच टाइज।
सब्सिडरी अलायंस इम्पोज। तो याद रखना कि फोर्थ जो है आपका जो एंग्लो मैसूर वॉर होता है, जिसमें सुल्तान खुद को डिक्लेयर करता है, कौन, टीपू सुल्तान, ठीक है, लेकिन वो मर जाता है सेरिंगपट्टनम में। और वेलेज़ली जो होता है वो डरा हुआ होता है कि कहीं ये लोग जो मैसूर वाले लोग हैं ये फ्रेंच के साथ टाई अप ना कर लें। क्यों? क्योंकि अभी तो 1769 चल रहा है, ठीक है, इसमें फ्रेंच भी हैं, तो फ्रेंच के साथ अगर ये टाई अप ना कर लें, इसलिए ये क्या कर देता है, सब्सिडरी अलायंस इम्पोज कर देता है, ठीक है, जिसमें कि वो अपनी आर्मी रखेगा आपके यहाँ और जो इंटरनल एक्सटर्नल वॉर्स होंगे वो उसकी आर्मी देखेगी, ठीक है। तो जो है क्या कर देता है, एंग्लो मैसूर वॉर के फोर्थ में वेलेज़ली जो है वो सब्सिडरी अलायंस इम्पोज कर देता है। नेक्स्ट आता है आपका एंग्लो मराठा वार। एंग्लो मैसूर वॉर हो गया, उसके बाद आता है एंग्लो मराठा वार। एंग्लो मराठा वार, इसमें भी 3 वॉर होते हैं। इसका फर्स्ट एंग्लो मराठा वार जो होता है वो 1775 से 82 तक होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सक्सेशन का कन्फ्लिक्ट होता है। इसमें क्या होता है, ट्रीटी ऑफ सूरत साइन होता है, ट्रीटी ऑफ वडगांव और ट्रीटी ऑफ सालबाई। याद रखना, एंग्लो मराठा वार में, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार में ट्रीटी ऑफ सूरत, ट्रीटी ऑफ वडगांव और ट्रीटी ऑफ सालबाई, ये 3 ट्रीटी साइन होती हैं। तो ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, एक बार फिर से ध्यान रखो कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में कौन कौन सी ट्रीटी साइन होती है। यही पूछता है कि ट्रीटी ऑफ सूरत, ट्रीटी ऑफ वडगांव और ट्रीटी ऑफ सालबाई कौन से वॉर में साइन हुई है, तो ये फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में साइन हुई है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, जिसमें बाजीराव टू जो होता है वो ट्रीटी ऑफ बसीन साइन करते हैं, सिंधिया भोसले को हराया जाता है और ट्रीटी ऑफ राजपुरगढ़ साइन होती है। तो याद रखना कि फर्स्ट वाला जो एंग्लो मराठा वार हुआ था उसमें ट्रीटी ऑफ सूरत, वडगांव और सालबाई साइन होता है, और सेकेंड एंग्लो मराठा वार में ट्रीटी ऑफ बसीन साइन होता है, ट्रीटी ऑफ बसीन, और इसी में सिंधिया भोसले को हराया जाता है और ट्रीटी ऑफ राजपुरगढ़ भी साइन होता है। थर्ड एंग्लो मराठा वार जो होता है, इसमें क्या होता है, लॉर्ड हेस्टिंग जो होता है वो ब्रिटिश पैरामाउंसी इस्टेब्लिश कर देता है और मराठा कन्फेडरेसी को ख़त्म कर देता है, ठीक है। याद रखना कि थर्ड एंग्लो मराठा वार जो है 1817 से 1819 तक हुआ था, जिसमें लॉर्ड हेस्टिंग जो रहता है वो क्या करता है, ब्रिटिश की पैरामाउंसी इस्टेब्लिश करता है और मराठा कन्फेडरेसी का अंत कर देता है। तो एंग्लो मराठा वॉर में भी 3 हुए थे। फर्स्ट में याद रखना कि 3 जो है आपकी ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ सूरत, वडगांव और सालबाई। सेकेंड वाले में आपकी ट्रीटी ऑफ बसीन साइन हुई थी। थर्ड वाले में जो है क्या होता है, लॉर्ड हेस्टिंग जो रहता है ब्रिटिश की पैरामाउंसी इस्टेब्लिश करता है और मराठा कन्फेडरेसी का अंत होता है, ठीक है। और फर्स्ट वाला जो एंग्लो मराठा वॉर हुआ था 1775 से 82 तक हुआ था, सेकेंड वाला 1803 से 1805 तक हुआ था, और थर्ड वाला 1817 से 1819 तक हुआ था। उसके बाद आता है आपका एंग्लो सिख वॉर, ठीक है। सबसे पहले ये लोग लड़े मैसूर के साथ, ठीक है, जिसमें हैदर अली और टीपू सुल्तान शामिल थे। उसके बाद मराठा के साथ लड़े। उसके बाद आया हमारा एंग्लो सिख वॉर, ठीक है, सिख के साथ ये लड़ने लगे। तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो होता है उसमें सिख्स क्रॉस्ड सतलज, सिख जो होते हैं वो सतलज क्रॉस कर देते हैं और इंग्लिश मिलिट्री एक्शन लेती है, और यहाँ पे ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन होता है, लॉस ऑफ लाहौर एंड ह्यूमिलिएटिंग टर्म्स। तो याद रखना कि फर्स्ट जो एंग्लो सिख वॉर होता है इसमें सिख जो होते हैं वो सतलज को क्रॉस कर लेते हैं, इंग्लिश मिलिट्री एक्शन में आती है और ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन होता है। तो याद रखना, अगर पूछे कि ट्रीटी ऑफ लाहौर कौन से एंग्लो सिख वॉर में साइन हुई थी, तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में साइन हुई थी, ठीक है। इसमें लाहौर का जो है अंत होता है और बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग टर्म पे होता है। नेक्स्ट सेकेंड एंग्लो सिख वॉर जो होता है उसमें देखते हैं। तो सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में राजा रणजीत सिंह का डेथ हो जाता है, इंग्लिश अनेक्स कर लेते हैं पंजाब को। कब? 1848 से 1849 में जो है वो सेकेंड एंग्लो सिख वॉर होता है। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर कब होता है? 1845 से 1846 तक, और सेकेंड एंग्लो सिख वॉर 1848 से 49 तक होता है, जिसमें राजा रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है और इंग्लिश जो होते हैं पंजाब को अनेक्स कर लेते हैं। और इसी में बैटल ऑफ चिंचियावाला जो होता है, चिलियांवाला, ठीक है। तो याद रखना बैटल ऑफ चिलियांवाला कब होता है? ये सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में होता है, ठीक है। कब होता है? 1849 में होता है। क्यों? क्योंकि सेकेंड जो एंग्लो सिख वॉर जो होता है उसका ड्यूरेशन ही 1848 से 1849। तो याद रखना, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 45 से 46, सेकेंड वाला 1848 से 49, और इसी में चिलियांवाला जो है बैटल ऑफ चिलियांवाला होता है सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में, ठीक है। इसमें जॉन लॉरेंस बिकम फर्स्ट चीफ कमिश्नर, इसमें जॉन लॉरेंस जो होता है पहला चीफ कमिश्नर बनता है। बैटल ऑफ चिलियांवाला जो होता है ये किसके बीच लड़ा जाता है? तो इंग्लिश आर्मी के बीच में और सिख आर्मी के बीच में लड़ा जाता है, ठीक है। तो याद रखना, अगर पूछे कि बैटल ऑफ चिलियांवाला जो 1849 में हुआ था किसके बीच हुआ था, ऑब्वियस सी बात है कि इंग्लिश आर्मी के बीच और सिख आर्मी के बीच। बट इंग्लिश आर्मी के साथ साइड से कौन लीड कर रहा था? तो लॉर्ड घोग
लॉर्ड गोग लीड कर रहा था और सिख आर्मी को शेर सिंह लीड कर रहे थे। ठीक है। वॉर रिमेंड इंडिसाइसिव, ये जो चिलियाँ वाला जो वॉर है वो इंडिसाइसिव रहा। द देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज लॉर्ड डलहौजी। तो याद रखना कि जो चिलियाँ वाला बैटल हुआ था उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे, तो डलहौजी था। ठीक है, 1849 में हुआ था। सिख और इंग्लिश के बीच में हो रहा था। इंग्लिश के साइड से लॉर्ड गाउं और सिख के साइड से शेर सिंह जो है लड़ाई लड़ रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं अदर ब्रिटिश पॉलिसीज़ के बारे में देख लेते हैं और इनकी क्या क्या पॉलिसीज़ थे, कैसे कैसे क्या कर रहे थे। पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, इनके रिंग फेंस की पॉलिसी कौन लेके आया था, वॉरेन हेस्टिंग। अगर पूछ दे कि रिंग फेंस की पॉलिसी कौन लेके आया था तो ये वॉरेन हेस्टिंग लेके आया था, जिसका मतलब क्या है कि बफर जोन टू डिफेंड फ्रंटियर, मिलिट्री सपोर्ट एट ओन कॉस्ट। इसमें ये पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस का मतलब ये है कि बफर जोन क्रिएट कर रहे थे, कहाँ पे, फ्रंटियर को डिफेंड करने के लिए, जिसमें मिलिट्री को सपोर्ट किया जाएगा, जहाँ पे जिसके दरबार में रखेंगे उसके द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट सब्सिडरी अलायंस आता है जिसको वेलेजली लेके आता है, अलायंस वेलेजली। ठीक है, डबल एल। तो अगर पूछे कि अलायंस सब्सिडरी अलायंस कौन लेके आया था, तो लॉर्ड वेलेजली लेके आया था, जिसमें क्या होता था कि इंडियन रूलर्स जो होते हैं वो ब्रिटिश आर्मी को रखेंगे और इसके लिए पे करेंगे, अपनी खुद की इंडिपेंडेंस उनकी कुछ नहीं होगी। और अवध जो है वो फर्स्ट विक्टिम होता है, किसका, ये जो सब्सिडरी अलायंस होता है उसका फर्स्ट विक्टिम कौन होता है, अवध होता है। नेक्स्ट देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन लेके आता है, तो लॉर्ड डलहौजी लेके आता है। इसमें क्या बोला जाता है कि अगर राजा का नेचुरल हेयर नहीं होता है तो उसको अनेक्स कर लिया जाएगा। ठीक है। अगर उसका जो है किसी भी राजा का अगर मेल लड़का नहीं हुआ तो उसका जो सक्सेसर है वो गोद लिया हुआ बच्चा नहीं माना जाएगा और उसको जो है अनेक्स कर लेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट। जिसके तौर पे जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तौर पे कौन कौन से जगह को अनेक्स करते हैं, तो सतारा को, नागपुर को, झांसी को, भगत को, हिमाचल प्रदेश को, संबल को, उड़ीसा को और जैतपुर, इन सारे जगह को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बेसिस पे वो लोग अनेक्स करते हैं। ठीक है। रिलेशन विथ नेबर कंट्री के साथ इनका कैसा रिलेशन रहता है उसके बारे में देखते हैं। तो एंग्लो और भूटान के साथ इनका कैसा रहता है, तो ब्रिटिश भूटान कन्फ्लिक्ट आफ्टर असम अनेक्सेशन, एनुअल सब्सिडी। तो याद रखना कि जब असम को ब्रिटिश ने अनेक्स करा तो उस टाइम पे ब्रिटिश भूटान कन्फ्लिक्ट हुआ था। कब हुआ था, 1826 में। ठीक है। इसमें एनुअल सब्सिडी पे की गई थी। फिर एंग्लो नेपालीज, नेपाल के साथ कैसा रहा इनका, तो इनके साथ एंग्लो नेपालीज के साथ गोरखा कन्फ्लिक्ट हुआ था। इसमें ट्रीटी ऑफ सुगौली साइन हुई थी, कब, 1816 में। तो याद रखना अगर पूछे कि ट्रीटी ऑफ सुगौली किसके किसके बीच साइन हुई थी, तो वो बेसिकली एंग्लो नेपालीज वॉर के टाइम पे इंग्लैंड और नेपाल के बीच में, इंग्लिश जो थे और नेपाली जो थे इनके बीच में ट्रीटी ऑफ सुगौली साइन हुई थी, कब, 1816 में। इससे क्या होता है, ब्रिटिश जो होते हैं वो की हिल स्टेशन को गेन कर लेते हैं। नेक्स्ट एंग्लो बर्मीज़ वॉर। तो एंग्लो बर्मीज़ 3 वॉर होती हैं इंग्लिश और बर्मीज़ आर्मी के बीच में, कब, 1824 में, 1852 में और 1888 में। ठीक है। एंडेड विथ फुल एनेक्सेशन। ये लोग जब 1888 में जब वॉर करते हैं तो बर्मा को पूरी तरह से अनेक्स कर लेते हैं। फिर एंग्लो तिब्बतन के साथ देख लेते हैं, जिसमें दलाई लामा जो है वो भाग जाते हैं और ट्रीटी ऑफ लहासा साइन होती है। ठीक है। ब्रिटिश काउंटर्ड रसिया, ब्रिटिश जो है वो रसिया के साइड भी जाने लगते हैं। ठीक है। तो याद रखना कि ट्रीटी ऑफ लहासा किसके बीच साइन हुई थी, एंग्लो और तिब्बत के साथ में साइन हुई थी। ट्रीटी ऑफ सुगौली एंग्लो और नेपालीज के बीच में साइन हुई थी, ये ध्यान रखना। एंग्लो अफगान के बारे में देख लेते हैं। तो एंग्लो अफगान जो है फॉरवर्ड पॉलिसी है, 1836 में आती है। इसमें फर्स्ट सेकेंड वॉर एंग्लो अफगान के बीच में होता है। ट्रीटी ऑफ गंडमक साइन होता है। दुरंद लाइन जो बनती है वो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में दुरंद लाइन बनती है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कंट्रोल होता है। ठीक है। पीपुल रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। ठीक है, बिफोर 1857। तो जो 1857 का जो रिवोल्ट होता है उससे पहले लोगों का जो रेजिस्टेंस होता है ब्रिटिश के खिलाफ, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट सिविल अपराइजिंग कौन कौन सी होती है, सबसे पहले होता है हमारा सन्यासी रिवोल्ट। ठीक है। सन्यासी रिवोल्ट 1763 से लेके और 1800 तक चलता है। कहाँ पे ये रहता है सन्यासी रिवोल्ट, बेसिकली बिहार और बंगाल साइड में इसका अपराइजिंग होता है, जिसमें सन्यासीज और फ़कीर जो होते हैं इसको लीड करते हैं। ठीक है। सन्यासी और फ़कीर जो है वो इनका इक्वल पार्टिसिपेशन होता है, जिसमें ये क्या करते हैं, कंपनी के ट्रेजरी को रेड कर देते हैं। और सन्यासी रिवोल्ट के लीडर कौन होते हैं, मजनून शाह, चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक, देवी चौधरानी। तो याद रखना कि सन्यासी रिवोल्ट से कौन कौन रिलेटेड हुए, तो मजनून शाह, चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक और देवी चौधरानी, ये किससे रिलेटेड है,
सन्यासी रिवोल्ट से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से लोग जो हैं सन्यासी रिवोल्ट से रिलेटेड हैं, तो मजनून शाह, चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक और देवी चौधरानी। उसके बाद होता है रिवोल्ट ऑफ मोमरीज। रिवोल्ट ऑफ मोमरीज कहाँ पे होता है? आसाम में होता है। ये बेसिकली लो कास्ट पीजेंट्स होते हैं एंड भातीपार हेडक्वार्टर होता है इनका, भतियापार, ठीक है। फिर आता है पोलीगार्स रिवोल्ट। पोलीगार्स रिवोल्ट जो होता है 1795 से 1805 तक होता है। कहाँ की ये रिवोल्ट रहता है? ये बेसिकली तमिलनाडु का रहता है। पोलीगार्स रिवोल्ट तमिलनाडु का रहता है। ये बेसिकली नवाब ऑफ आर्कॉट के खिलाफ होता है। इसमें कवल फीस लगाई जाती है, हेरिडेटी विलेज पॉलिसी लेके आई जाती है। पैका रिवेलियन आता है। पैका रिवेलियन सबसे पहले होता कहाँ का है? तो उड़ीसा का होता है। पैका का मतलब क्या है? ये एक हेरिडेटरी मिलिशिया है, ठीक है, जो कि अगर वॉर की टाइम आए तो ये सोल्जर्स बन जाते थे, बाकी टाइम पे ये लोग अपना खेती बाड़ी करते रहते थे, ठीक है। खुर्दा रिबेलियन गुरिल्ला वॉरफेयर करते थे। और पैका रिबेलियन के जो लीडर थे उनका नाम क्या था? बक्सी जगबंधु विद्याधर, मुकुंदा देवा एंड दीनबंधु संतरा। तो याद रखना कि पैका रिबेलियन के लीडर के बारे में पूछे तो कौन कौन से? बक्सी जगबंधु विद्याधर और मुकुंद देवा और दीनबंधु संतरा जो हैं ये पैका रिबेलियन के लीडर हैं। फिर आता है आपका अहोम रिवोल्ट। अहोम रिवोल्ट कहाँ पे होता है? आसाम में होता है। ये अगेंस्ट ब्रिटिश के अगेंस्ट होता है फर्स्ट बर्मा वॉर के टाइम पे, और कॉन्सिलिएटरी पॉलिसीज इसमें साइन होती है। नेक्स्ट देखते हैं कुछ रिलीजियस एंड पीजेंट मूवमेंट के बारे में। तो ये तो सिविल अपराइजिंग्स थी। अब उसके बाद आता है अपना रिलीजियस और पीजेंट मूवमेंट। रिलीजियस और पीजेंट मूवमेंट में सबसे पहला आता है आपका वहाबी मूवमेंट। वहाबी मूवमेंट 1830 से 1861 तक चलता है। कहाँ पे? बिहार, बंगाल एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस में, पंजाब में भी चलता है। इसमें क्या होता है? इस्लामिस्ट रिवाइवलिस्ट मूवमेंट होता है कि भाई हम इस्लाम को नहीं कंसिडर करेंगे। और इसके जो लीड करते हैं वो सैयद अहमद ऑफ रायबरेली। इसको लीड करने वाले कौन होते हैं? सैयद अहमद होते हैं रायबरेली के। और जब इनकी डेथ हो जाती है तो शाह वलीउल्लाह और टीटू मीर इसको लीड करते हैं, ठीक है। नहीं, रायबरेली से लीड करते हैं कौन? सैयद अहमद। और दिल्ली से कौन लीड करता है? शाह वलीउल्लाह एंड टीटू मीर जो है बंगाल से। फिर आता है आपका कूका मूवमेंट। कूका मूवमेंट पंजाब में होता है। ये किसके द्वारा फाउंड किया जाता है? भगवान जवाहरमल के द्वारा। कूका मूवमेंट कौन फाउंड करता है? भगवान जवाहरमल। याद रखना कि ऐसे ही पूछ लेता है कूका मूवमेंट के लीडर कौन है, तो भगवान जवाहरमल है। ये बेसिकली एक एंटी कास्ट मूवमेंट होता है, एंटी डिस्क्रिमिनेटली, जिसको बाबा राम सिंह लीड करते हैं, ठीक है। फाउंड तो करते हैं भगत जवाहरमल, लेकिन इसको लीड कौन करते हैं इस मूवमेंट को? बाबा राम सिंह। तो याद रखना कूका मूवमेंट से दो लोग रिलेटेड हैं। फाउंड करते हैं इसको भगत जवाहरमल और लीड करते हैं बाबा राम सिंह। नेक्स्ट आता है हमारा रिवोल्ट ऑफ केरला, वर्मा फजासी राजा, ठीक है। केरला वर्मा फजासी राजा वाला मूवमेंट कहाँ पे होता है? ये बेसिकली केरला में होता है। और ये केरला सिम्हम के नाम से भी जाना जाता है। एंटी टैक्स के लिए ये होता है। किसके द्वारा लीड किया जाता है? पाइचे राजा के द्वारा, ठीक है। केरला वर्मा फजासी राजा किसके द्वारा लीड किया जाता है? पाइचे राजा। फिर आता है आपका रिवोल्ट ऑफ दीवान वेलु थम्पी, ठीक है। दीवान वेलु थम्पी का रिवोल्ट आता है जो कि त्रावणकोर में होता है। और एक आर्म्ड रेजिस्टेंस होता है, इसमें कुंद्रा प्रोक्लेमेशन होता है, ठीक है। इस ये रिवेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश होता है। फिर आता है आपका नरकेर बेजिया अपराइजिंग। नरकेर बेजिया अपराइजिंग किसके द्वारा लीड किया जाता है? मीर निथार अली टिटू मीर के द्वारा लीड किया जाता है। ये फर्स्ट पीजेंट अपराइजिंग होता है। अगर पूछे कि फर्स्ट पीजेंट अपराइजिंग कौन होता है, तो नरकेल बेजिया अपराइजिंग जो होता है बंगाल में जो होता है 1782 से 1831 तक, ये आपका फर्स्ट पीजेंट अपराइजिंग होता है, ठीक है। टीटू मीर इसको लीड करते हैं। पागलपंथी रिवोल्ट आता है। पागलपंथी जो है ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होता है और एक सेमी रिलीजियस होता है। करम शाह जो है सन ऑफ टीपू के जो सन होते हैं करम शाह, वो इसको लीड करते हैं। किसको? पागलपंथी रिवोल्ट को। नेक्स्ट देखते हैं मोपला अपराइजिंग। मोपला अपराइजिंग जो है ये 22 रिबेलियंस होते हैं। इसमें हाईलैंड रेवेन्यू और फील्ड सीज रिडक्शन के लिए ये होता है मोपला अपराइजिंग, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्राइबल रिवोल्ट्स के बारे में देखते हैं। ट्राइबल्स रिवोल्ट कौन कौन से होते हैं? तो पहाड़िया रिवोल्ट होता है 1778 में, और इसमें राजमहल हिल में होता है। कहाँ पे होता है? राजमहल हिल में ये होता है। कौन सा? पहाड़िया रिवेलमेंट। ये ब्रिटिश के अगेंस्ट होता है
हाई ड्वेलर राजा जगन्नाथ जो है इसको लीड करते हैं, किसको, पहाड़िया रिबेलियन को। रिवोल्ट ऑफ टीका माजी का रिवोल्ट होता है कब, संथाल परगना में। कहाँ पे होता है, संथाल परगना में टीका माजी का रिवोल्ट होता है। टीका माजी जो गुरिल्ला वॉरफेयर करते हैं और ये संथाल को इन्वॉल्व करते हैं कब, 1778 से 84 तक। फिर आता है जंगल महल रिवोल्ट, चुअर अपराइजिंग को क्या बोलते हैं, जंगल महल रिवोल्ट भी बोलते हैं। ये कहाँ होता है, छोटा नागपुर रीजन में होता है। फिर आता है आपका इनिशियल रिबेलियन स्टार्टेड ड्यू टू हाइकिंग रेवेन्यू इम्पोज्ड ऑन जंगल जमींदार, वर्सेंड बाई ब्रिटिश ऑर्डर टू डिमोलिश मड फोर्ट इन 1764। तो इनिशियल जो रिबेलियन होता है बेसिकली रेवेन्यू बढ़ाने की वजह से होता है और जंगल ज़मींदारी के इम्पोज करने की वजह से होता है। और ये सिचुएशन और कब ख़राब हो जाती है, जब ये मड फोर्ट को डिमोलिश कर देते हैं 1764 में। ये ये किसके बीच होता है, छोटा नागपुर और बंगाल प्लेन के बीच में होता है। 1786 में चतल जमींदार जगन्नाथ सिंह एंड 1000 ऑफ चुअर फॉलोअर रिबेल्ड लीडिंग टू सप्रेशन। 1778 में क्या होता है, चुअर सरदार श्याम घनजम सुबला सिंह दुबराज ऑल्सो ज्वाइन बट वेर सप्रेस। द मोस्ट सिग्निफिकेंट चुअर अपराइजिंग ऑकर्ड इन 1798 अंडर दुबराज सिंह के अंडर जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट चुअर अपराइजिंग हुई थी, ये ड्यू टू डिससेटिस्फैक्शन विद परमानेंट सेटलमेंट एंड ब्रिटिश पॉलिसी रेगुलेशन। तो याद रखना कि अगर पूछे कि मोस्ट सिग्निफिकेंट चुअर अपराइजिंग किसके टाइम पे हुआ था, तो वो दुबराज सिंह के टाइम पे 1798 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं संथाल रिबेलियन कब हुआ था, 1855 से 56 के बीच। तो याद रखना कि 1857 के जस्ट पहले कौन सा रिबेलियन हुआ था, संथाल रिबेलियन हुआ था। कहाँ पे, बिहार में। तो संथाल जो है कहाँ पे मूव किए थे, राजमहल एरिया में मूव किए थे अपनी लाइफ सेटल करने के लिए, ठीक है। फिर क्या हुआ, संथाल एंड पहाड़िया फ्यूड कॉल्ड अ बैटल बिटवीन हो एंड प्लाव। हो और प्लाव के बीच क्या हो गया, संथाल परगना में एक बैटल हो गई, ठीक है। हो जो थे ये पहाड़िया शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। प्लाव जो है संथाल सेटल्ड एग्रीकल्चर करते थे। फॉर्मेशन ऑफ दमन इको, इसमें क्या होता है, दमन इको का फॉर्मेशन होता है। दमन का मतलब क्या होता है, स्कर्ट या आउटसाइडर एज ऑफ हिल पे। परमानेंट सेटलमेंट आता है 1793 में, जिसमें हैवी टैक्स ड्यूटी लगा दी जाती है कंपनी के द्वारा। संथाल जो है लैंड को बोरो करके और आउटसाइडर्स को दिखू बोलते हैं और वो दामिन ट्रैक, ये लूजिंग दामिन ट्रैक है, अपना दामिन ट्रैक लूज़ करने लगते हैं। ये इसके वजह से क्या होता है, मूवमेंट फॉर रिबेलियन, इसके वजह से मूवमेंट जो है रिबेलियन में चला जाता है। और इसके जो लीडर होते हैं संथाल रिबेलियन के, कौन होते हैं, सिद्धू और कान्हू होते हैं। सिद्धू और कान्हू जो होते हैं संथाल रिबेलियन के लीडर होते हैं, जो कि एंड करना चाहते हैं कंपनी के रूल को और क्रिएट करना चाहते हैं ऑटोनॉमी। रिवोल्ट के बाद संथाल परगना बनाया जाता है, कहाँ से, भागलपुर एंड वीरभूमि डिस्ट्रिक्ट से संथाल स्पेसिस लॉ बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा बिरसा मुंडा रिवोल्ट, ठीक है। बिरसा मुंडा रिवोल्ट जो है वो 1890 से 1901 तक हुआ था सिंह भूमि रांची में। तो याद रखना कि संथाल रिबेलियन कब हुआ था, 1855 से 56 के बीच बिहार में हुआ था और इसके लीडर थे सिद्धू और कान्हू। उसके बाद होता है हमारा बिरसा मुंडा रिवोल्ट 1890 से लेकर 1901 तक, कहाँ पे, सिंह भूमि रांची में। तो इसमें उलगुलन ग्रेट तुमुलट, तो याद रखना उलगुलन बिरसा मुंडा को क्या बोला जाता है, उलगुलन भी बोला जाता है, जो कि यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन भी है। तो उलगुलन रिवोल्ट किसको बोला जाता है, बिरसा मुंडा को बोला जाता है। ये लोग क्या एम कर रहे थे, ये लोग एम कर रहे थे कि इस्टेब्लिश करें मुंडा राज विथ रिलीजियस एंड पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, ठीक है। इसमें ब्रिटिश जमींदारी सिस्टम जो थी वो लैंड रेट, इविक्शन और डिपेंडेंसी ऑन मनी लेंडर बढ़ा दिया था। फिर इसके वजह से रिवोल्ट बिगेन हुआ मनी लेंडर के अगेंस्ट में, कौन, दिखूज क्रिश्चियन और मिशनरीज के अगेंस्ट में, ठीक है। गवर्नमेंट रिफॉर्म क्या क्या हुए, एबॉलिश किया गया कंपलसरी बेगर्स को, छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट पास किया गया, ठीक है। और मुंडाज के कुंतकाटी सिस्टम को रिकॉग्नाइज किया गया, ठीक है। अदर ट्राइबल रिवोल्ट्स के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। कोल अपराइजिंग हुई थी कहाँ पे, छोटा नागपुर में, ठीक है। और इसके लीडर कौन थे, बुद्धो भगत। तो याद रखना कि यही पूछता है कि कौन सा जो रिवोल्ट है, रिवोल्ट या अपराइजिंग, और उसके लीडर कौन थे। और कॉज तो बेसिकली सबका मोस्टली सेम है कि ब्रिटिश लैंड पॉलिसी ट्रांसफ़र, हाई हिट कोल हेडमैन, इन सब की वजह से होता है। और ये पूछ लेता है कभी कभी कि कहाँ पे हुआ था, ठीक है, उनका रीज़न क्या है। तो कोल अपराइजिंग कहाँ पे होता है, छोटा नागपुर में 1831 में, और ये बुद्धो भगत ने इसको लीड किया था, ठीक है। याद रखना कि कोल अपराइजिंग बुद्धो भगत, छोटा नागपुर पठार। हो एंड मुंडा अपराइजिंग कहाँ पे हुआ था, सिंह भूमि झारखंड में हुआ था। राजा प्रहात जो थे इसके लीडर थे, किसके, हो एंड मुंडा अपराइजिंग के।
फिर आता है आपका खोंड दोरा कैंपेन। खोंड दोरा कैंपेन के लीडर कौन होते हैं? कोरा मल्ला होते हैं, और ये डाबू रीजन विशाखापट्टनम में होता है। फिर आता है आपका भील रिवोल्ट। भील रिवोल्ट जो है, भील रिवोल्ट के जो लीडर होते हैं कौन होते हैं? गोविंद गुरु होते हैं, वेस्टर्न घाट में होता है बेसिकली। रामपा रिवोल्ट जो होता है, रामपा रिवोल्ट जो आंध्र प्रदेश में होता है, और इसके लीडर कौन होते हैं? अल्लूरी सीतारमन राजू। याद रखना, रामपा रिवोल्ट जो है आंध्र प्रदेश में होता है, और इसके जो लीडर होते हैं अल्लूरी सीतारमन राजू रहते हैं। फॉरेस्ट सत्याग्रह होता है, ये कहाँ पे होता है? गुंटूर में होता है आंध्र प्रदेश में, और पलामू में होता है बिहार में। इसके लीडर कौन गुंटूर वाले के रीजन होते हैं? चेंचुस। चेंचुस जो होते हैं वो गुंटूर वाले फॉरेस्ट सत्याग्रह के लीडर होते हैं, और पलामू में जो होता है करवास होते हैं उसके लीडर। करवास जो होते हैं वो पलामू में जो फॉरेस्ट सत्याग्रह होता है उसके लीडर होते हैं। फिर रामोसी अपराइजिंग होती है। रामोसी अपराइजिंग कहाँ पे होती है? वेस्टर्न घाट में होती है। चित्तूर सिंह और उमाजी नायक, चित्तूर सिंह और उमाजी नायक इसके लीडर होते हैं, किसके? रामोसी अपराइजिंग के। फिर आती है आपकी खासी अपराइजिंग। खासी अपराइजिंग बेसिकली इसके लीडर कौन होते हैं? तीरथ सिंह। खासी अपराइजिंग के लीडर तीरथ सिंह। कहाँ पे होती है? जयंतिया हिल मेघालय में होती है, गारो एंड जयंतिया हिल में। फिर आता है आपका सिंगपो रिवेलियन। सिंगपो रिवेलियन जो है इसके लीडर कौन होते हैं? निरांग फिंदू होते हैं, निरांग फिंदू। निरांग फिंदू जो है ये सिंगपो रिवोलियन के लीडर होते हैं, और होता कहाँ पे है? असम में होता है, ठीक है। कुकीज़ रिवोल्वमेंट। कुकीज़ रिवोल्ट कहाँ पे होता है? मैनपुर में होता है। क्यों? क्योंकि मैनपुरी में ही, मणिपुर में ही कुकीज़ एंड मैतीज़ का वो है, तो कुकीज़ रिवोल्ट जो मणिपुर में ही होगा, ठीक है। ये होता क्यों है? कि क्योंकि ब्रिटिश पॉलिसी वर्ल्ड वॉर में फोर्स कर देती है रिक्रूटमेंट के लिए। फिर आता है आपका नागा रिवोल्ट। नागा रिवोल्ट जो है मणिपुर में ही होता है, और जादोनांग इसके लीडर होते हैं, ठीक है। मूवमेंट फॉर नागाराज, नागाराज के लिए मूवमेंट होता है, इसके वजह से नागा मूवमेंट होता है, और इसमें जादोनंग जो होते हैं वो नागा मूवमेंट के लीडर होते हैं। फिर आता है आपका हेरेका कल्ट मूवमेंट। हेरेका कल्ट मूवमेंट भी मणिपुर में होता है, और इसके जो लीडर होते हैं रानी गैडिन लुई होती हैं, रानी गैडिन लुई। फिर आता है हमारा रिवोल्ट ऑफ 1857। रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है ये 19th इन्फेंट्री जो होती है, नेटिव इन्फेंट्री, बहरामपुर वेस्ट बंगाल में, ये म्यूटनी ओवर इनफील्ड राइफल जो ये लोग देते हैं उसके ऊपर ये लोग क्या किए कि रिवोल्ट कर दिए फरवरी 1857 में। डिस्बैंडेड इन मार्च में ये लोग डिसबैंडेड कर दिए। फिर मंगल पांडे आते हैं, 34 नेटिव इन्फेंट्री के जो अपने वो रहते हैं, सोल्जर रहते हैं, ये फायर कर देते हैं ब्रिटिश सर्जेंट पे, कहाँ पे? बैरकपुर में, ठीक है। फिर ओवर पाउडर एग्जीक्यूटेड रेजिमेंट एंड डिसबैंडेड कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 वाले जो रिवोल्ट हुए तो उसका कॉज क्या था? एक तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, ठीक है। इसमें ब्रिटिश जो है वो रेशियल सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, लैक ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडियंस को प्रमोशन नहीं देते थे, फॉरेन सर्विस अलावेंसेस, सिंध पुलिस जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट 1856 हुआ था, जिसमें क्या होता था? फोर्स्ड बंगाल आर्मी रिक्रूट टू सर्व एनीवेयर इंक्लूडिंग ओवरसीज। इसमें क्या होता था कि बंगाल आर्मी जो थी उनको कहीं भी एनीवेयर ओवरसीज़ या कहीं भी भेज देते थे, जो कि ओवरसीज़ जाना हिंदू बिलीफ के अगेंस्ट था उस टाइम पे। तो ये बेसिकली मेंस का टॉपिक है, बट एक मोटा मोटी ये समझ जाओ आपकी कॉज ऑफ रिवोल्ट 1857 क्या था? एक तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, फिर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन था, हेवी टैक्स वगैरह लगा दिए थे पीजेंट पे, फिर पॉलिटिकल भी रीज़न थे उसके, जिसमें सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये सारी चीज़ें जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी, इससे भी लोग नाराज़ हुए थे, ठीक है। उसके बाद इनका एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस भी थोड़ा सा करप्ट हो गया था, ठीक है। सारे लेवल पे ब्रिटिश ऑफिशियल और ये सारे इनका एटीट्यूड जो था वो डिस्कनेक्ट हो गया था इंडियन के साथ। फिर सोशियो रिलीजियस भी था, ये लोग क्रिश्चियन मशीनरी को एक्टिविटीज़ करने लगे थे, और फिर ये लोग सती का एबोलिशन करा रहे थे, जिसको लोग मतलब इतना इंडियन में ये बहुत रूटेड था, इसके वजह से लोग थोड़ा सा वो हुए कि एबोलिशन ऑफ सती के बारे में बात करने लगे, इंट्रोडक्शन ऑफ विडो रीमैरिज करने लगे, ठीक है, और आपका रिलीजियस इंटरफेरेंस करने लगे। ये सारे र्यूमर उड़ गए कि बोन डस्ट मिक्स विथ फ्लोर, ये लोग बोल रहे थे कि आटा के साथ जो हड्डी की जो पाउडर है वो मिला दिया गया है, ठीक है। तो ये सारे कुछ 1857 के रिवोल्ट के वो थे, रीज़न थे। बाकी की सेंटर्स एंड लीडर देख लेते हैं। जो मेन आपका प्रीलिम्स का पॉइंटर है वो ये है कि कौन कौन से सेंटर पे कौन कौन लीडर था। तो बरेली से कौन लीड कर रहे थे? खान बहादुर खान लीड कर रहे थे। कहाँ से? बरेली से। लखनऊ से बेगम हजरत महल लीड कर रही थी। इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली लीड कर रहे थे। बिहार से कुंवर सिंह लीड किए थे, और असम से मनीराम दीवान लीड किए थे। इंदौर से सादत खान लीड किए थे। भोपाल से राजा दौलत सिंह,
कानपुर से अजीमुल्ला खान जो कि एडवाइज़र थे नाना साहब के, नाना साहब का भी नाम इसमें ले सकते हो, ठीक है, अजीमुल्ला खान जो कि एडवाइज़र थे नाना साहब के। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई लीड कर रही थी, फरीदाबाद से मौलवी अहमदुल्ला खान लीड कर रहे थे, दिल्ली से बख्त खान लीड कर रहे थे, अवध से मौलवी अहमदुल्ला। तो याद रखना मौलवी अहमदुल्ला जो थे वो फैज़ाबाद और अवध दोनों जगह से लीड कर रहे थे। नेक्स्ट संबलपुर से सुरेंद्र शाही लीड कर रहे थे, गंजम से राधा कृष्ण लीड कर रहे थे, कश्मीर से गुलाब सिंह लीड कर रहे थे। इसमें से जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि बरेली से कौन लीड कर रहा था, तो खान बहादुर खान थे, लखनऊ से हजरत महल थी, ठीक है, इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली थे, ठीक है, बिहार से कुंवर सिंह, ये तो वेल नोन फैक्ट है, याद ही होगा। आसाम से जो मनीराम देवान लीड कर रहे थे, ठीक है। बाकी कानपुर से अजीमुल्ला खान जो कि नाना साहब के एडवाइज़र थे, झांसी से रानी लक्ष्मी, ये भी वेल नोन फैक्ट है, ये भी आपको याद ही होगा। फैज़ाबाद से जो है मौलवी अहमदुल्ला खान, फैज़ाबाद से अहमदुल्ला खान, और अवध से भी अहमदुल्ला खान, दिल्ली से बख्त खान, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। कश्मीर से गुलाब सिंह लीड कर रहे थे। अब एक एक करके देख लेते हैं कहाँ से क्या क्या हुआ था, क्या क्या पॉइंटर थे। तो रानी लक्ष्मीबाई का देखते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म हुआ था वाराणसी में हुआ था, और इनकी शादी हुई थी गंगाधर राव से। गंगाधर राव जो कि लास्ट मराठा किंग थे झांसी के, उनसे शादी हुई थी इनकी गंगाधर राव से। जन्म हुआ था रानी लक्ष्मीबाई का वाराणसी में, जो कि झांसी के रिबेलियन को जून 1857 में लीड की थी, ठीक है। 18 जून 1857 में इनका डेथ हो गया था। और ये किसके साथ लड़ रही थी, ब्रिटिश जनरल हुग्रोज से लड़ते लड़ते इनका डेथ हो गया था। कहाँ पे मरी, ग्वालियर में, और समाधि कहाँ पे है, वहीं पे है। तो अगर पूछ ले कि झांसी की रानी जो रानी लक्ष्मीबाई है उनका समाधि कहाँ पे है, तो ग्वालियर में है। नेक्स्ट देखते हैं तात्या टोपे जो है 1814 से लेके 1859 तक जो रहे, ठीक है। इसमें क्या हुआ, मेन लीडर जो थे, ये बेसिकली मेन लीडर थे रिवोल्ट ऑफ 1857 के, कौन, तात्या टोपे। और कमांडर इन चीफ नाना साहब के क्या थे, ये कमांडर इन चीफ थे। तात्या टोपे अगर पूछे कौन थे, तो नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे, जो कि नाना साहब को हेल्प किए थे कानपुर में, ठीक है। ये रिबेलियन लीड किए थे कहाँ से, बुंदेलखंड एरिया में, किसके साथ, रानी लक्ष्मीबाई के साथ, ठीक है। इनको 18 अप्रैल 1859 को फांसी की सज़ा सुना दी गई थी, और रियल नाम जो था इनका रामचंद्र पांडुरंग था। तो याद रखना तात्या टोपे का जो रियल नाम था वो क्या था, रामचंद्र पांडुरंग। तो अगर पूछे कि कानपुर से कौन लीड किया था, तो तात्या टोपे भी बोल सकते हो और रामचंद्र पांडुरंग भी बोल सकते हो। मिर्ज़ा गालिब के बारे में देखते हैं। तो ये फेमस उर्दू पोएट थे जिनका जन्म हुआ था आगरा में 1797 में, और ये रिवोल्ट को अपनी आंखों से देखे थे, कौन, मिर्ज़ा गालिब। इनका की डेट्स और प्लेस देख लेते हैं। लखनऊ में कब हुआ था, 30 मई 4 जून 1857 को हुआ था। झांसी में जून 1857 को, मेरठ में 10 मई को 1857 में, बैरकपुर में 29 मार्च 1857, यहीं से स्टार्ट हुआ था। प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन कौन था उस टाइम पे, तो विस्काउंट पाल्मर्स्टन। विस्काउंट पाल्मर्स्टन जो थे 1857 के रिवोल्ट के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे, कहाँ के, ब्रिटेन के। तो याद रखना विस्काउंट पाल्मर्स्टर जो थे ये प्राइम मिनिस्टर थे, कहाँ के, ब्रिटेन के, जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था। ब्रिटिश ऑफिसर डाइड इन लखनऊ में कौन सा ब्रिटिश ऑफिसर डाइड हुआ था, जनरल नील, जनरल हैवलॉक और जनरल लॉरेंस। ये 3 जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे ये लखनऊ में अपनी जान गंवा दिए थे, कौन, नील, हैवलॉक और लॉरेंस। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्रेंसी, सर जेम्स आउटरम जो है वो 1857 की क्रांति को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्रेंसी थी, ठीक है। और वी.डी. सावरकर बोलते हैं कि इंडिया का फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल है ये, ठीक है। आउटकम एंड प्रोक्लेमेशन देख लेते हैं। 1857 के बाद क्या हुआ था, उसके बाद द फर्स्ट नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल, नीदर द फर्स्ट नॉर द नेशनल नॉर द फ्रीडम स्ट्रगल। ये कौन बोलता है, आर.सी. मजूमदार बोलते हैं, ठीक है। रमेश चंद्र मजूमदार क्या बोलते हैं कि 1857 की जो क्रांति थी वो तो ना ही पहली थी, ना ही नेशनल थी, ना ही फ्रीडम स्ट्रगल था, ठीक है। तो याद रखना कि आर.सी. मजूमदार ये बोलते हैं और वी.डी. सावरकर बोलते हैं कि इंडिया का फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल था ये। बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लेके आया गया। जब ये हो गया तो उसके बाद 1858 का जो है बेटर गवर्नमेंट एक्ट लेके आया गया, जिसमें कंपनी रूल को एबॉलिश कर दिया गया और क्वीन विक्टोरिया की सोवरेनिटी इस्टेब्लिश कर दी गई और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपॉइंट किए गए, ठीक है। क्वीन का प्रोक्लेमेशन हुआ 1858 में। लॉर्ड कैनिंग जो है ये वॉइस रॉय बने। पहले वॉइस रॉय कौन बने, लॉर्ड कैनिंग बने।
जिसने रिलीजियस फ्रीडम और इक्वालिटी को प्रॉमिस किया गया। जो आपका 1858 का प्रोक्लेमेशन था, इसमें बोला गया कि फ्रीडम और इक्वालिटी को हम प्रॉमिस करते हैं। आर्मी का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी स्टैब्लिश की गई। आर्मी यूनिट बेस्ड ऑन कास्ट, कम्युनिटी एंड रिलीजन के बेस पे ये लोग आर्मी यूनिट बनाने लगे। मार्शियल रेसेस करने लगे। ये लोग ज़्यादा रिक्रूट जो है पंजाब, नेपाल और नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस से करने लगे। आर्मी का अमलगमेशन स्कीम 1861 में लेके आ गए। ब्रिटिश स्टॉप कर दिए रिलीजियस जील को और अडॉप्ट कर लिए नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी। याद रखना 1857 के बाद जो 1858 का प्रोक्लेमेशन आया था, उसमें ये लोग रिलीजियस जील को स्टॉप किए और नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी को अपनाने लगे। ठीक है। ऑफिशियल हिस्टोरियन कौन थे उस टाइम पे? सुरेंद्र नाथ सेन थे। ठीक है, 1857। ठीक है, इन्होंने बुक लिखी है 1857। कौन? सुरेंद्र नाथ सेन उस टाइम के ऑफिशियल हिस्टोरियन थे। आफ्टर द रिवोल्ट कंट्रोल पास फ्रॉम कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, जब ये रिवोल्ट ख़त्म हुआ 1857 का, उसके बाद जो कंट्रोल है वो किसके पास चला गया? ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। 1 नवंबर 1858 को क्वीन विक्टोरिया ने अनाउंस करा ट्रांसफ़र ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोक्लेमेशन इन इलाहाबाद, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, 1 नवंबर 1858 को क्वीन विक्टोरिया ने अनाउंस किया कि अब कंपनी से जो पावर है वो क्राउन को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। ठीक है, कहाँ पे? प्रोक्लेमेशन जो इलाहाबाद में हुआ था उसमें लॉर्ड कैनिंग ने करा। अंडर दिस प्रोक्लेमेशन, ये जो इलाहाबाद का प्रोक्लेमेशन हुआ जिसमें क्या क्या हुआ? स्टॉपिंग ब्रिटिश एम्पायर एक्सपेंशन इन इंडिया। उसमें ये लोग बोले कि अब हम ब्रिटिश एम्पायर का एक्सपेंशन नहीं करेंगे इंडिया में, और नॉन इंटरफेरेंस इन रिलीजियस मैटर में हम कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। ठीक है, और कॉन्क्वेस्ट और एसिमिलेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स पॉलिसी अबंडेंट। ये जो सब्सिडरी अलायंस और ये सारे डॉक्ट्रिनल ऑफ लैब्स, ये सारी चीज़ें जो लेके आ रहे थे, बोल रहे थे कि अब ये सारी चीज़ें हम नहीं करेंगे। परमिशन टू किंग्स टू अडॉप्ट हायर। उसके बाद जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स वाली जो थी वो ख़त्म कर दिया गया, और किंग जो है वो अपने हेयर अडॉप्ट कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद 1857 के बाद कुछ रिवोल्ट्स हुए, उसके बारे में देख लेते हैं। इंडिगो रिवोल्ट हुआ। इंडिगो रिवोल्ट जो हुआ वो कहाँ पे हुआ? बंगाल में हुआ। कब? 1857 से 60 के बीच में हुआ। इसमें नादिया डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ, वेस्ट बंगाल में। इसके सबसे पहले लीडर कौन थे? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, जिसने स्टॉप कर दिया क्या? इंडिगो कल्टीवेशन को। इंडिगो रिवोल्ट सबसे पहले याद रखना कि ये कहाँ पे हुआ था? बंगाल में हुआ था 1859 से 60 के बीच में। कहाँ पे? नादिया डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल में। और ये लीडर कौन थे इसके? कौन कौन से फार्मर इसको लीड किए थे? तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने इसको लीड करा था। किसको? इंडिगो रिवोल्ट को। डायरेक्ट फाइट ऑफ फार्मर अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, इन्होंने फार्मर का फाइट स्टार्ट कर दिया एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ। ड्यू टू फार्मर्स यूनिटी इंडिगो कमीशन फॉर्म। इसके वजह से फार्मर्स की यूनिटी देखते हुए इंडिगो कमीशन फॉर्म किया गया 1860 में। ठीक है, दीनबंधु मित्रा एक्सपोज इंडिगो प्लांटेशन एट्रोसिटीज़ इन प्ले नील दर्पण। तो याद रखना कि नील दर्पण में क्या किया गया है? तो नील दर्पण बेसिकली एक प्ले है जिसमें दीनबंधु मित्रा ने इंडिगो प्लांटेशन में जो एट्रोसिटीज़ होती थी उसको एक्सपोज करा है। ठीक है, ये फैक्ट PYQ है। ठीक है, वो लोग पूछते हैं कि कौन से प्ले में आपका इंडिगो प्लांटेशन एट्रोसिटीज़ को दिखाया गया, तो वो है नील दर्पण। और कौन दिखाया था? तो ये थे दीनबंधु मित्रा। नेक्स्ट देखते हैं सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म एंड मूवमेंट। कुछ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म एंड मूवमेंट में कौन आया, क्या क्या किया? तो राजा राम मोहन राय आते हैं। 1772 से 1833 तक इनका जो वो रहता है, और इनको फादर ऑफ इंडियन रेनेसा बोला जाता है। इंडियन रेनेसा, भारत के पुनर्जागरण के पिता किसको माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। इन्होंने क्या एडवोकेट करा? एक्सपोर्ट ड्यूटी रिडक्शन। एक्सपोर्ट ड्यूटी रिडक्शन के लिए ये एडवोकेट किए थे। और एबोलिशन ऑफ ट्रेडिंग राइट, सप्रेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये लोग किसको ये बोले थे कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो है इसको सेपरेट करो। इसके लिए कौन एडवोकेट करा था? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट एडवोकेटेड मोनोथिज्म इन हिंदुइज्म। राजा राम मोहन राय जो थे वो मोनोथिज्म को एडवोकेट कर रहे थे हिंदुइज्म में, कि एक ही गॉड की पूजा करो। फिर राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन करा। कब? 1840 में, जो कि सोसाइटी फॉर मोनोथिस्टिक वेदांता थी। ठीक है, आत्मीय सभा का गठन कब हुआ? 1847 में। किसके द्वारा? राजा राम मोहन के द्वारा। और ये सोसाइटी जो थी मोनोथिस्ट वेदांता फिलॉसफी पे विश्वास करती थी। फिर उसके बाद आगे चल के 1828 में इसी आत्मीय सभा का नाम चेंज करके ब्रह्मो समाज कर दिया गया। इसमें प्रेयर्स, मेडिटेशन, उपनिषद और एंटी आइडोलेट्री प्रैक्टिसेस अपनाई जाती थी। ठीक है, ये जो है पॉलीथिज्म का अपोज किए थे, आइडोलेट्री का भी अपोज किए थे, अवतार और कास्ट, सती, इन सारी चीज़ों का ये क्या किए थे? अपोज किए थे। कौन? राजा राम मोहन राय।
ठीक है। तो पूछे कि कौन कौन सी चीज़ों का अपोज किए थे राजा राम मोहन राय, तो पॉलीथिज्म को, आइडियोलेट्री को, अवतार, कास्ट और सती को अपोज किए थे। एंटी सती कंपेन चलाए थे 1818 में। लेड टू रेगुलेशन 1829, सती क्रिमिनलाइजेशन, सती को क्रिमिनलाइज कर दिया गया कि अब सती जो है, सती प्रथा जो है क्रिमिनल प्रोसेस है। और ये एंटी सती कंपेन चलाए थे 1818 में। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा याद करने वाली चीज़ है वो आत्मी सभा का गठन 1814 में हुआ था, एंड ब्रह्मो समाज इसका नाम चेंज करके 1828 में कर दिया गया था। उसके बाद लेटर ब्रह्मो समाज के बारे में देखते हैं, उसके बाद ब्रह्मो समाज का क्या हुआ। तो फिर देवेंद्र नाथ टैगोर आते हैं जो ज्वाइन करते हैं 1842 में, और तत्वबोधि सभा को फाउंड करते हैं। ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर जो है ये तत्वबोधि सभा का फाउंड करते हैं कब, 1839 में। ठीक है, आफ्टर स्प्लिट बिटवीन केशव चंद्र सेन। ठीक है, केशव चंद्र सेन, अगर पूछे कि तत्वबोधि सभा का फाउंडर कौन है तो वो है आपके देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, फिर उसके बाद केशव चंद्र सेन के साथ स्प्लिट होता है, और उसके बाद आदि ब्रह्मो समाज और ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया का गठन होता है। ठीक है, जो आदि ब्रह्मो समाज होता है उसको देवेंद्र नाथ टैगोर लीड करते हैं, और ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया को केशव चंद्र सेन लीड करते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि ब्रह्मो समाज जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था आत्मी सभा के नाम से 1814 में हुआ था, 1828 में इसको ब्रह्मो समाज बोल दिया गया। और फिर तत्वबोधि सभा का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 1839 में। और फिर उसके बाद जो है 1866 में क्या हुआ कि तत्वबोधि सभा का भी स्प्लिट हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर के बीच स्प्लिट हो गया, और जो देवेंद्र नाथ टैगोर के खेमे में गया उसको क्या बोला गया, आदि ब्रह्मो समाज बोला गया उसको। एंड वेट, आई थिंक समथिंग हैपेंड। यहाँ पे थे हम लोग। तो जो देवेंद्र नाथ टैगोर के खेमे में गया उसको आदि ब्रह्मो समाज बोला गया, और केशव सेन के खेमे में जो आया उसको ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया बोला गया। ठीक है, 1878 में केशव सेन ने अपनी बेटी का जो मैरिज था वो कंट्रोवर्सी हो गया, जिसके वजह से साधारण ब्रह्मो समाज और आनंद मोहन लेड टू साधारण ब्रह्मो समाज। तो यहाँ से जो आपका ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया था जो कि केशव सेन के खेमे में था, उसके बाद केशव सेन जो है वो अपनी बेटी का शादी करते हैं, जो शादी जो है कंट्रोवर्सी में चली जाती है। उसके वजह से साधारण ब्रह्मो समाज का गठन होता है, किसके द्वारा, आनंद मोहन बोस के द्वारा एंड उमेश चंद्र दत्ता के द्वारा। तो याद रखना कि ब्रह्मो समाज का बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीका है। सबसे पहले तो ये स्टार्ट होता है आपका किसमें, एज ए आत्मी सभा, फिर ब्रह्मो समाज बनता है 1828 में, आत्मी सभा 1814 में रहता है, और उसके बाद देवेंद्र नाथ टैगोर आते हैं जो कि तत्वबोधि सभा का एस्टैब्लिशमेंट करते हैं, और उसके बाद देवेंद्र नाथ टैगोर और आपके इसमें केशव चंद्र सेन में डिवाइड होता है, और देवेंद्र नाथ के खेमे में आदि ब्रह्मो समाज जाता है, और केशव चंद्र सेन के खेमे में ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया जाता है। ठीक है, उसके बाद 1878 में ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया से निकल के एक समाज बनता है, उसका नाम क्या होता है, साधारण ब्रह्मो समाज, जिसकी स्थापना कौन करता है, आनंद मोहन बोस और उमेश चंद्र सेन। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें केशव चंद्र सेन की डॉटर का मैरिज का कंट्रोवर्सी हो जाता है। फिर आता है आपका प्रार्थना समाज जो कि 1867 में इस्टेब्लिश होता है। ठीक है, 1867 में प्रार्थना समाज इस्टेब्लिश होता है। ठीक है, इसके केशव चंद्र सेन इंस्पायर्ड आत्माराम पांडुरंग टू फाउंड प्रार्थना समाज इन बॉम्बे। याद रखना है केशव चंद्र सेन जो है जो कि अपना ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया गठन करते हैं, जिनकी बेटी की शादी का वो क्या होता है, कंट्रोवर्सी हो जाता है, वही जो है इंस्पायर करते हैं किसको, आत्माराम पांडुरंग को, कि भाई प्रार्थना समाज का इस्टेब्लिशमेंट करो। और प्रार्थना समाज इस्टेब्लिशमेंट होता है कहाँ पे, बॉम्बे में। ठीक है, और प्रार्थना समाज किस पे फोकस करता है, सोशल रिफॉर्म पे, वुमेन एजुकेशन पे एंड विडो रीमैरिज और एंटी कास्ट पे फोकस करता है। तो याद रखना प्रार्थना समाज के फाउंडर कौन है, आत्माराम पांडुरंग। फिर आता है यंग बंगाल मूवमेंट जो कि लेट 1820 से अर्ली 1830 तक होता है। इसमें हेनरी विवियन डिरोजियो जो है ये आपके यंग बंगाल मूवमेंट, ये बहुत ही यंग रहते हैं, और ये किस पे काम करते हैं, रेशियल इंटेलेक्चुअल मूवमेंट एट हिंदू कॉलेज में रेशियल इंटेलेक्चुअल मूवमेंट लेके आते हैं। क्या नाम रहता है, हेनरी विवियन डिरोजियो।
नेक्स्ट आते हैं आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1850 में। 1850 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर आते हैं, जो कि प्रिंसिपल होते हैं कहाँ के, संस्कृत कॉलेज के 1850 में। और ये अपना एजुकेशन सेंटर खोलते हैं किसके लिए, नॉन ब्राह्मण्स के लिए। तो याद रखना ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1850 में आते हैं, जो कि संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल रहते हैं, और 1850 में एजुकेशन सेंटर खोलते हैं नॉन ब्राह्मण्स के लिए। विडो रीमैरिज मूवमेंट में भी इनका बहुत पार्ट रहता है, और उसको लीगलाइज कराते हैं कि भाई विडो रीमैरिज एक्ट होना चाहिए। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है वो चाइल्ड मैरिज और पॉलीगैमी को भी अपोज करते हैं। बेथुन स्कूल की ये इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। बेथुन स्कूल से भी रिलेटेड कौन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और ये सेक्रेटरी ऑफ बेथुन स्कूल भी रहते हैं 1849 में, ठीक है। बेथुन स्कूल से रिलेटेड अगर आ जाए तो कौन रहते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। फिर आपके आते हैं ज्योतिराव एंड सावित्री फुले। ज्योतिराव एंड सावित्रीबाई फुले के बारे में देखते हैं। तो सत्यबोधक समाज जो रहता है ये बैकवर्ड क्लास के लीडरशिप और सोशल सर्विस, विमेन एजुकेशन के बारे में बात करता है। कौन, सत्यबोधक समाज का स्थापना कब होता है, 1873 में। किसके द्वारा, ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले के द्वारा। इसमें दलित टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है और ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस को अपोज किया जाता है। किसके द्वारा, ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले के द्वारा, ठीक है। फुले जो है आर्यन इन्वेजन थियरी को सपोर्ट करती हैं, और इनका वर्क क्या है, सार्वजनिक सत्य धर्म और गुलामगिरी। याद रखना कि अगर पूछ ले कि सार्वजनिक सत्य धर्म और गुलामगिरी किसने लिखा है, तो ये सावित्रीबाई फुले ने लिखा है। गुलामगिरी तो याद ही रखना कि ये दलित के अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रही हैं, तो दलित को बहुत ही सप्रेस किया जाता था, तो इसलिए इन्होंने गुलामगिरी नाम की बुक लिखी थी। और सार्वजनिक सत्य धर्म भी इन्हीं ने लिखा था। नेटिव फीमेल स्कूल पुणे में इस्टेब्लिश करती हैं, ठीक है। सोसाइटी फॉर प्रोमोटिंग द एजुकेशन ऑफ महर और मांग एंड अदर। सो बेसिकली ये डिप्रेस्ड या मतलब नीचे कास्ट के लोगों के लिए ये स्कूल इस्टेब्लिश करती हैं, जिनका नाम रहता है नेटिव फीमेल स्कूल। तो याद रखना अगर पूछ ले कि नेटिव फीमेल स्कूल पुणे में 1863 में कौन इस्टेब्लिश करता है, तो सावित्रीबाई फुले करती हैं। सावित्रीबाई फुले जो है महिला सेवा मंडल की भी इस्टेब्लिशमेंट करती हैं और कैंपेन करती हैं अगेंस्ट विडो सेविंग के, विडो को सेव किया जाए, ठीक है। इन्फेंटिसाइड और वुमेन राइट्स के बारे में ये बात करती हैं कौन, सावित्रीबाई फुले, और सत्यबोधक समाज की स्थापना भी करती है। नेक्स्ट आते हैं हमारे स्वामी विवेकानंद। 1862 से 1902 तक रहते हैं। ये रामकृष्ण परमहंस से इन्फ्लुएंस रहते हैं और वेदांता और उपनिषद के बारे में बात करते हैं। ये न्यू हिंदुइज्म को प्रीच करते हैं और परमारथ और व्यवहार के बीच के जो रास्ता है उसको ब्रिज करते हैं, ठीक है। किसको ब्रिज करते हैं, परमारथ और व्यवहार के रास्ते को ब्रिज करते हैं, सर्विस और बिहेवियर को ब्रिज करते हैं कौन, स्वामी विवेकानंद। और ये लेक्चर देते हैं यूएस यूके में, रिटर्न करते हैं 1897 में और प्रमोट करते हैं हिंदू यूनिफिकेशन को। फिर आते हैं आपके दयानंद सरस्वती, जो कि 1823 से 1888 तक रहते हैं। दयानंद सरस्वती जो है ये स्वामी विवेकानंद से पहले के हैं। दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर। तो याद रखना कि अगर पूछे कि मूल शंकर किसके बचपन का नाम था, तो दयानंद सरस्वती का। ये आर्य समाज की स्थापना करते हैं 1874 में बॉम्बे में, फिर बाद में लाहौर में। तो याद रखना कि अगर पूछ ले कि आर्य समाज की स्थापना कौन करते हैं, तो वो करते हैं दयानंद सरस्वती, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा था प्रार्थना समाज की स्थापना कौन करता है, आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। आत्माराम पांडुरंग जो है ये प्रार्थना समाज की और आर्य समाज की कौन स्थापना करता है, दयानंद सरस्वती करते हैं, जिनका मूल शंकर भी नाम रहता है। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 1920 में आता है, जो कि ईवी रामास्वामी निक्कर पेरियार। अगर पूछ ले कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट कौन लेके आया था 1920 में, ईवी रामास्वामी निक्कर साहब लेके आए थे, ठीक है। रिजेक्टेड, और ये क्या रिजेक्ट किए थे, ब्राह्मणिकल रिलीजन कल्चर को रिलीज किए थे। नेक्स्ट आता है आपका थियोसॉफिकल मूवमेंट आता है। थियोसॉफिकल मूवमेंट जो है इसके बारे में देखते हैं। तो थियोसॉफिकल मूवमेंट जो फाउंड हुआ था 1875 में न्यूयॉर्क में फाउंड हुआ था, किसके द्वारा, एसपी ब्लावत्स्की और कोलोनियल ऑलकॉट के द्वारा। थियोसॉफिकल नाम ही इंग्लिश है, तो इसके जो संस्थापक है वो भी इंग्लिश है, कौन, ब्लावत्स्की और कोलोनियल ऑलकॉट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे रहता है, अड्यार मद्रास में, ठीक है। थियोसॉफिकल मूवमेंट का जो हेडक्वार्टर रहता है वो मद्रास में रहता है। ये लोग क्या करते हैं, इम्ब्रेस हिंदू कॉन्सेप्ट को इम्ब्रेस करते हैं, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को फाइट करते हैं और ह्यूमन कंडीशन को इम्प्रूव करने की बात करते हैं। एनी बेसेंट जो रहती है वो थियोसॉफिकल मूवमेंट की प्रेसिडेंट बनती है कब, 1907 में, और ये सेंट्रल हिंदू कॉलेज और बीएचयू का जो न्यूक्लियस रखती हैं, ठीक है। कौन, एनी बेसेंट, ठीक है। सेंट्रल हिंदू कॉलेज और बीएचयू का न्यूक्लियस रखती है कौन, एनी बेसेंट। थियोसॉफिकल मूवमेंट की प्रेसिडेंट रहती है 1907 में।
नेक्स्ट देखते हैं अदर मूवमेंट्स के बारे में। तो कुछ मूवमेंट है और उनके डिटेल है। तो बाल शास्त्री जंभेकर, बाल शास्त्री जंभेकर क्या थे? ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी को चैलेंज किए थे, सोशल रिफॉर्मर थे। और ये न्यूज़पेपर लेके आए थे, कौन कौन से? दर्पण, दिग्दर्शन, फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म, फर्स्ट हिंदी प्रोफेसर एट एल्फिंस्टन कॉलेज। याद रखना, अगर पूछे कि फर्स्ट हिंदी प्रोफेसर एट एल्फिंस्टन कॉलेज कौन थे, तो वो थे आपके बाला शास्त्री जंभेकर। ठीक है। और इनके द्वारा कौन कौन से न्यूज़पेपर लाए गए? तो दर्पण, दिग्दर्शन और ये फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म भी कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है। कौन? बाल शास्त्री जंभेकर। ठीक है। दर्पण, दिग्दर्शन, बाल शास्त्री जंभेकर। नेक्स्ट आते हैं परमहंस मंडाली, ददोबा पांडुरंग, मेहताजी दुर्गाराम। रिफॉर्म मूवमेंट चलाते हैं कास्ट के खिलाफ, विडो रिमैरिज एक्ट और अर्ली एंटी कास्ट और प्रोग्रेसिव ग्रुप के बारे में बात करते हैं। गोपाल बाबा वालेंकर, गोपाल कृष्ण, ये लोग पायनियर ऑफ दलित मूवमेंट होते हैं और ये अम्बेडकर इनको रिकॉग्नाइज करते हैं और ये वाइटल विध्वंसक लॉन्च करते हैं। वाइटल विध्वंसन और वाइटल विध्वंसक लॉन्च करते हैं। कौन? गोपाल बाबा वालंकर। नेक्स्ट आते हैं विठल रामजी शिंदे, जो कि नाइट स्कूल स्टार्ट करते हैं पुणे में। तो अगर पूछ ले कि नाइट स्कूल पुणे में कौन स्टार्ट करता है, तो विठल भाई शिंदे स्टार्ट करते हैं। डिप्रेस्ड क्लास मिशन फाउंड करते हैं, कौन? विठल रामजी शिंदे। फोकस करते हैं अपलिफ्टमेंट एंड एजुकेशन ऑफ दलित पे। ठीक है। गोपाल हरि देशमुख के बारे में देखते हैं। तो गोपाल हरि देशमुख को सबसे पहले तो याद रखना कि इनको लोकहितवादी बोला जाता है। लोकहितवादी किसको बोला जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। ये जज रहते हैं, रेशनलिस्ट रहते हैं, सोशल रिफॉर्मर रहते हैं, जो कि लोकहितवादी जनरल को ये पब्लिश भी करते हैं और प्रोग्रेसिव सोशल चेंज को एडवोकेट करते हैं। तो याद रखना कि लोकवादी किसको बोला जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। और ये लोकवादी जनरल भी पब्लिश करते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके गोपाल गणेश आगरकर। गोपाल गणेश आगरकर जो है ये न्यू इंग्लिश स्कूल और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के को फाउंडर रहते हैं। ठीक है। फर्ग्यूसन कॉलेज, इंग्लिश स्कूल, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी और फर्गूसन कॉलेज के को फाउंडर थे। कौन? गोपाल गणेश आगरकर। और एक केसरी के फर्स्ट एडिटर भी रहते हैं और सुधारक पीरियोडिकल भी स्टार्ट करते हैं। कौन? गोपाल गणेश आगरकर। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के बारे में देख लेते हैं। ये कौन चालू करता है? गोपाल कृष्ण गोखले और MG रनाडे चालू करते हैं। ये लोग डेडिकेट करते हैं नेशनल सर्विस, एजुकेशन और सोशल रिफॉर्म को और ट्रेन करते हैं सोशल वर्कर को पब्लिक सर्विस के लिए। सोशल सर्विस लीग नारायण मल्हार जोशी बॉम्बे में स्टार्ट करते हैं। तो सोशल सर्विस लीग कौन स्टार्ट करता है? तो नारायण मल्हार जोशी स्टार्ट करते हैं। कहाँ पे? बॉम्बे में। और ये स्कूल रन करते हैं, लाइब्रेरीज और मूवमेंट ग्रुप को रन करते हैं, सोशल वेलफेयर और अपलिफ्टमेंट इन बॉम्बे में काम करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सेवा सदन कौन स्टार्ट करता है? बहराम जी एम महलबारी, दीवान दयाराम गिद्दूमल, ये लोग क्या स्टार्ट करते हैं? सेवा सदन स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन फॉर वीमेन अपलिफ्टमेंट और रिहैबिलिटेशन के लिए एक वो होता है, क्या? एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। कौन सा? सेवा सदन। कौन स्टार्ट करता है? बहराम एम महलबारी और दीवान दयाराम गुदीमल। ठीक है। स्पेशली फॉर डेस्टिट्यूट वीमेंस। ठीक है। नेक्स्ट देवी समाज की स्थापना कौन करते हैं? शिव नारायण अग्रहोती करते हैं। कहाँ पे? लाहौर में। ये एक प्रोग्रेसिव रिलीजियस मूवमेंट होता है जो कि एडवोकेट करता है एब्जिस्टेंस एंड नॉन वायलेंस इन सोशल रिफॉर्म को। नेक्स्ट आता है धर्म सभा जो कि राधाकांत देव इस्टेब्लिश करते हैं। धर्म सभा का इस्टेब्लिशमेंट कौन करता है? राधाकांत देव करते हैं। एक ऑर्थोडॉक्स हिंदू ग्रुप होता है जो कि प्रो सती रहता है और अपोज करता है सोशल रिफॉर्म को और एंटी सती मूवमेंट को। ठीक है। धर्म सभा याद रखना कि धर्म सभा बेसिकली एक ऑर्थोडॉक्स हिंदू ग्रुप होता है जिसके संस्थापक राधाकांत देव होते हैं और ये प्रो सती होते हैं और ये अपोज करते हैं सोशल रिफॉर्म को जिसमें एंटी सती मूवमेंट भी होता है। तो बेसिकली ऑर्थोडॉक्स हिंदू होते हैं, तो जो ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस होती हैं उसको प्रिजर्व करना चाहते हैं। कौन? राधाकांत देव। और ये क्या फाउंड करते हैं? धर्म सभा फाउंड करते हैं 1830 में। ठीक है। 1828 में आपका क्या हुआ था? आपका राजा राम मोहन राय का आत्मी सभा के बाद वो बना था। फिर आता है आपका भारत धर्म मंडलम जो है मदन मोहन मालवीय चालू करते हैं 1902 में, जो कि डिफेंड करते हैं ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म को
और सनातन धर्म को और रिफॉर्म मूवमेंट्स लेके आते हैं। ठीक है, भारत धर्म मंडलम कौन स्टैब्लिश किया? मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट आपके राधा स्वामी मूवमेंट होता है। राधा स्वामी मूवमेंट से कौन रिलेटेड है? तुलसीराम शिवदयाल साहिब। राधा स्वामी मूवमेंट से कौन एसोसिएटेड है? तुलसीराम शिवदयाल साहिब उनका नाम है। ये स्पिरिचुअल मूवमेंट है। ठीक है, ओरिजिनेट हुआ आगरा में और फोकस हुआ यूनिवर्सल स्पिरिचुअल टीचिंग पे। कौन? राधा स्वामी मूवमेंट। इससे रिलेटेड कौन है? तुलसीराम, जिनका नाम शिवदयाल साहिब भी है। फिर आता है आपका श्री नारायण धर्म परिपालन मूवमेंट। श्री नारायण धर्म परिपालन मूवमेंट आता है। SNDP केरला नारायण गुरु। ठीक है, ये SNDP स्टार्ट करते हैं, श्री नारायण धर्म प्रिंसिपल, SNDP। तो श्री नारायण धर्म प्रिंसिपल मूवमेंट SNDP मूवमेंट होते हैं, जो कि केरला में आता है। कौन स्टार्ट करते हैं? श्री नारायण गुरु स्टार्ट करते हैं, जो कि कास्ट ऑपरेशन को केरला में फाइट करते हैं, एडवोकेट करते हैं इक्वल जो है सोशल रिफॉर्मेंट को। फिर आता है आपका जस्टिस मूवमेंट 1917 में मद्रास प्रेसिडेंसी में, जो कि नॉन ब्राह्मिकल मूवमेंट है और नॉन ब्राह्मिकल मूवमेंट फॉर रिप्रेजेंटेशन एंड सोशल जस्टिस। पायनियर्ड अर्ली रिजर्वेशन एंड अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी। फिर आपका मद्रास हिंदू एसोसिएशन आता है, जो कि वेरी सालिंगम पंटुलू उसके फाउंडर होते हैं। ये क्या काम करते हैं? सोशल प्योरिटी पे काम करते हैं, ऑपरेशन ऑफ विडोज़ पे एंड प्रमोट करते हैं विडो रिमैरिज के। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस होता है। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस कौन स्टार्ट करता है? MG रनाडे और रघुनाथ राव स्टार्ट करते हैं। याद रखना कि इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस कौन स्टार्ट करता है? MG रनाडे और रघुनाथ राव। क्वेश्चन देखो इसी से बनेगा कि ये इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस जो है कौन स्टार्ट करता है? MG रनाडे और रघुनाथ राव स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एनुअल कॉन्फ्रेंस अलॉन्ग साइड INC चलता है इनका, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस का। एक प्लेटफॉर्म होता है डिबेटिंग के लिए और एडवांस सोशल कॉजेज़ के लिए, जो कि स्पेशल सोशल रिफॉर्म में काम करता है। ठीक है, फिर आता है आपका पारसी रिफॉर्म मूवमेंट। पारसी रिफॉर्म मूवमेंट कौन स्टार्ट करता है? रहनुमाई मजदयासन सभा। पारसी ये रहनुमाई मजदयासन सभा क्या होता है? बेसिकली एक पारसी रिफॉर्म मूवमेंट होता है, जो कि 1851 में स्टार्ट होता है, जिसमें इम्प्रूव पारसी कंडीशन को इम्प्रूव किया जाता है और रिस्टोर जोरोस्ट्रिनिज्म। ठीक है, इसमें पारसी मूवमेंट कौन स्टार्ट ये जो रहनुमाई मजदुमान सभा का इसके लीडर कौन होते हैं? नौरोजी फिरदौसी होते हैं, दादा भाई नौरोजी होते हैं, KR कामा होती हैं और SS बंगाली होते हैं। ये बेसिकली न्यूज़पेपर लॉन्च करते हैं, कौन सा? राफ्त गुफ्तर। राफ्त गुफ्तर का मतलब क्या है? ट्रू टेलर। ठीक है, राफ्त गुफ्तर कौन रिलीज़ करता है? तो पारसी रिफॉर्म रहनुमाई मजदयान सभा लॉन्च करती है। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ बाकी के आपके वो आते हैं, इसको हम नेक्स्ट मूवमेंट में देखेंगे। स्टार्ट करेंगे सिख रिफॉर्म मूवमेंट से। ठीक है, अभी के लिए यहीं पे रहते हैं।